सबको लगता था कि वो एक लोनली, वर्थलेस और पागल लड़का है जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब उसे एक ऑफ ब्रांड स्क्विड गेम आइलैंड पर फेंक दिया जाता है, जहां उसे अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। निंग एक स्टूपिड इंसेल था जिसका आईक्यू रूम टेम्परेचर जितना था और उसे एमनीजिया भी था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को चाणक्य और आइंस्टाइन का बाप समझता था। एक दिन वो सडनली एक नाइटमेयर से जागता है, खुद को एक डिमली लिट स्पेस में पाता है जहां उसे याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आया। जैसे ही वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, उसे एक अजीब लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि वो खुश है, कि वो जाग गया है, और उसे पीछे की दीवार से वार्न करती है। जैसे ही वो मुड़ता है, देखता है कि दीवार पूरी की पूरी स्पाइक्स से भरी है और अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। वो तुरंत उठकर दूसरी तरफ भागता है और उसी वक्त दीवार रुक जाती है। वो घबरा जाता है और इधर उधर एग्जिट ढूंढने लगता है, लेकिन लड़की कहती है कि ये बेकार है क्योंकि डोर अंदर से नहीं खुल सकता। वो विंडो की बार्स निकालने की कोशिश करता है ताकि उस रास्ते से निकल सके, लेकिन वो भी बेकार साबित होती है और वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ की लड़की जिन बच्चे की तरह रोने लगती है, कहती है कि वो दोनों यहीं मरने वाले हैं। वो उससे पूछता है कि वो कौन है और उसे क्या चाहती है, लेकिन जब वो ध्यान से होल के पार देखता है तो समझता है कि वो भी उसी की तरह एक विक्टिम है। वो तुरंत माफी मांगता है। रोते हुए वो बताती है कि कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला और हर कुछ मिनटों में वो स्पाइकी वॉल फिर से आगे बढ़ेगी। वो उसे शांत होने को कहता है और बताता है कि उसके बगल में जो एक्स पड़ी है उससे विंडो तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करे, लेकिन वो कहती है कि उसके कमरे में कोई विंडो नहीं है। तो वो उससे कहता है कि वो एक्स उसे दे दे ताकि वो पहले खुद को आज़ाद कर सके और फिर आकर उसे बचा लेगा। वो रोना बंद करती है और सीरियस टोन में उससे वादा करने को कहती है कि वो वापस जरूर आएगा। सडनली उसकी तरफ की दीवारें भी चलने लगती हैं और वो उससे मिन्नत करती है कि जल्दी से प्रॉमिस करे। वो आखिरकार एक डेथ प्रॉमिस करता है और वो एक्स को छेद से पुश की कोशिश करती है, लेकिन वो आर पार नहीं जाती। वो पूरी ताकत लगाकर खींचता है पर फिर भी नहीं निकलती। तो वो उससे कहता है कि क्या वो अपनी तरफ से छेद को बड़ा कर सकती है। वो जोर से दीवार पर स्ट्राइक करती है, लेकिन एहसास होता है कि वो ग्राफाइट से बनी है और उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। वो हार मानकर फिर से रोने लगती है, लेकिन निंग तंग आ जाता है और उसे चुप रहने को कहता है ताकि वो ठीक से सोच सके। फिर वो उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, बस इतना याद है कि वो सबवे में झपकी ले रही थी और जब जागी तो खुद को एक आयरन बेड पर पाया। जैसे ही वो ये कहती है, निंग को एक आइडिया आता है। वो उसे कहता है कि वो उस बेड को तोड़ दे और उसे एक आयरन बार निकाल कर दे। वो उठकर वैसा ही करती है और आयरन बार को छेद से उसे पकड़ा देती है। वो तुरंत विंडो की तरफ दौड़ता है और उसे तोड़ देता है। आखिरी पल में वो बाहर निकल जाता है, जबकि लड़की उससे विनती करती है कि उसे पीछे मत छोड़ना क्योंकि दीवार उसकी तरफ बंद हो रही है। वक्त गुजरने के साथ वो सोचने लगती है कि उसे कैसे सालों पहले हाइकिंग ट्रिप के दौरान भी छोड़ दिया गया था। उसके ग्रुप का एक लड़का जख्मी हो गया था, तो वो उसे एक केव में ले गई और उसके जख्मों की देखभाल की क्योंकि उसके पिता डॉक्टर थे और उसने उनसे ये सब सीखा था। बाकी ग्रुप वहां पहुंचा और उसे बाहर खींचकर अलग से बात करने लगा। उन्होंने उसे कहा कि उन्हें बर्फ की वजह से जल्दी निकलना होगा, लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसकी टीम का एक मेंबर घायल है और वे उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। घायल लड़के ने ये बात सुन ली और उन दोनों पर चिल्लाने लगा कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया। आखिरकार वो दोनों उसे और घायल लड़के को वहीं मरने के लिए छोड़कर अकेले निकल गए। दिन बीतते गए और उसने पूरी कोशिश की कि वो दोनों जिंदा रहें। साथ ही उसने उसके घावों का इलाज भी किया। बदले में उसने उसे किस करके थैंक्स करना चाहा, लेकिन उसने मना दिया। कुछ देर बाद जब वो खाने की तलाश में गई और वापस लौटी तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो लड़का भी उसे छोड़कर चला गया था। प्रेजेंट में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कैसे हर बार मर्दों ने उसे धोखा दिया है। वो फिर से रोने लगती है सोचते हुए कि निंग ने भी उसे छोड़ दिया, लेकिन वो हैरान हो जाती है जब निंग ऊपर से लकड़ी की रूफ तोड़कर उसका हाथ थामने के लिए नीचे आता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सडनली बिना किसी वार्निंग के वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो बहुत खुश है कि वो वापस आया। वो खुद का इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। फिर उसे पूछती है कि वो क्या करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और बस उसे चारों तरफ देखने को कहता है। दोनों को एहसास होता है कि वो अभी भी सेफ नहीं है। वे रूफ से नीचे उतरकर एक लाइट हाउस की बालकनी पर आते हैं। वहां उन्हें जमीन पर एक मेटल डोर दिखता है जो किसी अंडरग्राउंड टनल की ओर जाता है, तो वे उसे आजमाने का फैसला करते हैं। पहले निंग नीचे उतरता है और फिर जीन उसके पीछे आती है। वे केयरफुली मेटल लैडर पकड़कर नीचे उतरने लगते हैं। कुछ दूर उतरने के बाद निंग को दिखता है कि बीच में कुछ स्टेप्स गायब हैं। वो कुछ सीढ़ियां कूदकर नीचे जाता है और जिन से भी वही करने को कहता है, लेकिन वो बहुत डर जाती है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे पकड़ लेगा। वो कूदती है और वो उसे आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन इसी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों लैडर से फिसलकर सी में गिर जाते हैं। गिरते हुए निंग को वही पुराना डूबने वाला नाइटमेयर फील होता है, लेकिन जिन उसे जगाती है और सरफेस तक खींचकर ले आती है। वक्त बीतता है और निंग अब भी बेहोश रहता है। वो उसे उठाकर लाइट हाउस के लोअर फ्लोर पर एक रूम में ले जाती है। वहां वो देखती है कि कोई है या नहीं।
और जैसे ही लाइट ऑन करती है उसे एक डरावनी लाश दिखाई देता है। वो सहम कर उसे घूर रही होती है कि सडनली पीछे से कोई आवाज आती है। वो धीरे धीरे मुड़ती है और देखती है कि एक ऑरेंज हेयर्ड लड़का उसके सामने नाइफ लेकर खड़ा है। वो लड़का उससे कहता है कि वापस जाओ और निंग को जमीन पर रख दो। वो डर के मारे वैसा ही करती है और कांपने लगती है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है वो उससे कुछ बेसिक सवाल पूछता है और फिर उस मम्मी के बारे में जो उनके बगल में बैठी थी। वो कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। वो कहता है कि शायद उसे निंग से पूछना चाहिए और उसके उंगली पर जोर से स्टैम्प करता है, जिससे वो दर्द से जाग जाता है। वो निंग से पूछता है कि क्या वो इस लड़की को जानता है, जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं। जिन रोने लगती है और कहती है कि वो दोनों सेल से साथ में भागे थे। वो ऑरेंज हेयर्ड लड़का जिसका नाम जियांग है उन्हें धमकाता है कि अगर उन्होंने उसके रूल्स नहीं माने तो वो दोनों को नाइफ से टपका देगा। जैसे ही वो नाइफ निंग के करीब आता है, निंग डर के मारे चिल्ला उठता है कि वो जिन को नहीं जानता। जिन हैरान रह जाती है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। वो सोचती है कि शायद उनके गिरने और उसके अजीब बर्ताव का इससे कोई रिलेशन है। अब जब सब कुछ उलझा लग रहा है, जियांग पूछता है कि मामला क्या है। तब जिन उसे अब तक हुई सारी बातें बताती है। फिर वो कहती है कि शायद गिरने की वजह से निंग के ब्रेन को कुछ डैमेज हुआ है और इसी वजह से उसे कुछ याद नहीं। जियांग उसे बीच में रोककर कहता है कि चुप रहो। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि उसकी ये बकवास कहानियों पर यकीन कर ले। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें जाने दे। जब वो निंग को मारने ही वाला होता है, वो रुक जाता है और एक कंडीशन पर मान जाता है। अगर वो एक वर्ड में बता सके कि निंग ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे क्यों बचाया। वो घबरा जाती है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा होता है और वो लगभग निंग को मार ही देता है। तभी वो सडनली कुछ निकालती है और उसे चिल्लाकर रोकती है। फिर पूछती है कि उसने अपने सबसे पुराने फ्रेंड को कितने सालों से जाना है। वो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर जवाब देता है कि उसने अपने फ्रेंड को 25 सालों से जाना है, जब वो 3 साल का था और ऑर्फनेज में था। वो गुस्से में कहता है कि बकवास बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। वो कहती है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए जरूरी है कि आप उसे लंबे टाइम से जानते हो, तो क्या वो पक्का कह सकता है कि उसके फ्रेंड भी उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे। वो चुप हो जाता है। वो आगे कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई इंसान किसी और की जान बचा सकता है, भले ही वो उसे ठीक से ना जानता हो। वो उठता है और उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन नाइफ हटाने से पहले कहता है कि उसके फ्रेंड उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो गलत है, लेकिन साथ ही ये भी मानता है कि ये बात सबके लिए सही नहीं होती। कुछ देर बाद जिन निंग को बताती है कि पहले क्या हुआ था और कैसे उसने उसकी जान बचाई। निंग को यकीन नहीं होता कि उसने ऐसा सच में किया और न ही उसे कुछ याद है। जियांग उससे पूछता है कि उसे आखिरी बात क्या याद है। निंग जवाब देता है कि उसे याद है जब वो 5वीं क्लास में प्लेबॉय मैगजीन पढ़ रहा था। दोनों हार मान लेते हैं और मम्मी को एग्जामिन करने जाते हैं। जिन देखती है कि यहाँ का माहौल बहुत ह्यूमिड है, तो वो सोचती है कि फिर यहाँ मम्मी कैसे हो सकती है। वो उसके हाथ को ऐसे पकड़ती है जैसे वो कोई कैंडी हो। वो उसके हाथ को एग्जामिन करती है और कहती है कि ये बॉडी यहाँ जानबूझकर रखी गई है। लड़के की हेल्प से वो बॉडी को जमीन पर रखती है ताकि उसे और ध्यान से देख सके। जंग अंदाजा लगाता है कि शायद वो कोई मरीन थी और उसके कपड़े फाड़ देता है। सब दंग रह जाते हैं जब देखते हैं कि उस बॉडी पर नंबर्स खुदे हुए हैं, शायद किसी नाइफ से। वे सोचते हैं कि उन नंबरों का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। तो फिलहाल के लिए वो छोड़ देते हैं और दूसरी बातों पर डिस्कशन करते हैं। जिन उससे पूछती है कि वो कौन है। वो बताता है कि वो एक गैंग के लिए काम करता है जिसका बॉस कोई डॉन शाइन है। 3 दिन पहले वो कुछ पंख से भाग रहा था बोट से, और जब जागा तो खुद को यहाँ पाया। जिन भी अपनी कहानी बताती है कि वो सबवे में झपकी ले रही थी और जब आंख खुली तो खुद को यहाँ पाया। दोनों सोचते हैं कि शायद ये किसी और गैंग या ह्यूमन ट्रैफिकर्स का काम है, लेकिन निंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है और जो नंबर उन्होंने बॉडी पर देखे उनका इसमें कोई गहरा मतलब है। वो आगे कहता है कि ये सब किसी तरह का गेम लग रहा है। जिन उसकी बात से अग्री होती है और कहती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो किसी एस्केप गेम जैसा लग रहा है और उन्हें क्लूज ढूंढने चाहिए। जियांग कहता है कि उसने पहले ही आसपास खोजा था और एक टूटा हुआ स्टेयरकेस मिला था। सडनली जिन को मम्मी के कान में एक स्क्रोल दिखाई देता है। वो उसे निकालती है और अंदर एक मैप बन हुआ पाती है। उसमें एक जगह एक्स से मार्क की गई है, साथ ही लाइट हाउस, कुछ और प्लेसेस और सिंबल्स भी हैं। निंग ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि उसने ये मैप पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा। जांग चिल्लाता है कि वो ध्यान लगाए, लेकिन निंग सिर पकड़कर कहता है कि उसे दर्द हो रहा है। जिन उसे शांत रहने को कहती है और निंग को एक कोने में ले जाकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। वो कहता है कि जब भी वो सोचने की कोशिश करता है उसके सिर में दर्द बढ़ जाता है। वो कहती है कि खुद पर ज्यादा जोर मत डालो और रेस्ट करो। उनकी ये बकवास देखकर जियांग तंग आ जाता है और स्मोक करने बाहर चला जाता है। अगली सुबह वो दोनों को पास पास सोते हुए देखता है और लगभग उन्हें लात मारकर जगा देता है। वो कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए और मैप में बनी एक्स वाली जगह पर जाना चाहिए। निंग ऐसे एक्साइटेड हो जाता है जैसे वो किसी ट्रेजर हंट पर जा रहे हों, जबकि जिन पूछती है कि उनकी हालत में वहां जाना ठीक रहेगा या नहीं।
लेकिन जियांग उन्हें बताता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है और वो दोनों उसके स्लेव्स हैं बस। बाद में वे अपना सामान पैक करते हैं और मैप को फॉलो करते हुए जंगल में निकल पड़ते हैं। सडनली जियांग रुकने को कहता है और जमीन चेक करता है, जहां उसे एक ट्रैप मिलता है जिसमें अब भी किसी का खून लगा हुआ होता है। वो कहता है कि अगर उन्हें आगे किसी और के ट्रैक्स दिखें तो उन्हें अपने ट्रैक्स मिटा देने चाहिए। फिर वो दोनों से कहता है कि उसके स्लेव्स होने के नाते उनका काम है कि वो चुपचाप फूड और वाटर इकट्ठा करें। दोनों तुरंत अपने बॉस के ऑर्डर का पालन करते हैं और खाने की तलाश में निकल जाते हैं। निंग कुछ अजीब फ्रूट्स लेकर लौटता है, जबकि जिन मशरूम्स और हर्ब्स इकट्ठा करती है। सडनली जियांग कहीं से आता है और एक प्यारे से रैबिट को मार देता है, साथ ही कुछ सेलिव ऑफ द फिटेस्ट जैसा बकवास बोलता है। फिर वो उन्हें उस केव में ले जाता है जो उसने ढूंढी थी और मीट पकाने लगता है। वो पूरा मीट खुद खा जाता है और निंग और जिन के लिए सिर्फ फ्रूट्स छोड़ता है। खाने के बाद वो उसे ऑर्डर देता है कि वो सूखी घास से उसका बेड तैयार करे। जिन उठती है और अपने मास्टर की सर्विस में लग जाती है, जबकि वो निंग से कहता है कि बचा हुआ मीट खा ले क्योंकि वो लड़का है। इसके बाद वो उठकर केव के अंदर चला जाता है, निंग को वार्निंग देते हुए कि अंदर मत आना और बाहर गार्ड करना। जैसे ही जिन बिस्तर बना रही होती है, वो उसे जमीन पर पटक देता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। बाहर से निंग ये आवाज सुनता है और सोचता है कि अब क्या करे। वो भागता हुआ अंदर जाता है और जियांग पर चिल्लाता है कि रुक जाओ। इससे जियांग भड़क जाता है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन निंग फिर भी उठता है और कहता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि वे एक टीम है। जियांग उसकी बकवास से तंग आकर उसे सीधे पंच मारता है और नीचे फेंक देता है। फिर वहां से निकल जाता है। शाम हो जाती है और वो जंगल में अकेले टहलने चला जाता है ताकि खुद को थोड़ा शांत कर सके। वो सोचता है कि उनके बर्ताव से साफ है कि वो किसी गैंग के आदमी नहीं है। फिर उसे गुस्सा आता है कि उस इडियट निंग ने उसे लेक्चर दिया। सडनली उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प के लिए पुकार रहा होता है। वो केव की तरफ दौड़ता है और देखता है कि निंग और जिन भी बाहर आ चुके हैं, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि उसके साथ चलो और वो आवाज की डायरेक्शन की ओर दौड़ पड़ता है। वे देखते हैं कि एक आदमी किसी से भाग रहा है और जिन देखती है कि वो सीधे उस ट्रैप की ओर जा रहा है तो वो उसे चिल्लाकर रोकना चाहती है, लेकिन निंग उसका मुंह बंद कर देता है। जियांग समझाता है कि वे उस आदमी के पीछा करने वाले को नहीं देख पा रहे तो कुछ गड़बड़ है। वो अंदाजा लगाता है कि जो भी उस आदमी का पीछा कर रहा है वही इस ट्रैप को बनाने वाला होगा, और तभी उनकी आंखों के सामने एक आदिवासी आता है जिसके हाथ में एक्स है। वो आदमी जो ट्रैप में गिरा था किसी तरह बचकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्राइब गाय उसे जानवर की तरह काट देता है और उसकी बॉडी घसीट कर ले जाता है। उसके जाने के बाद जियांग कहता है कि अब उन्हें वापस केव में जाकर कुछ टाइम के लिए छिप जाना चाहिए। अंदर जिन आराम करने लगती है, जबकि निंग पूछता है कि वो आदमी कौन था और क्या वो कोई सैवेज था। जियांग गुस्से में कहता है कि उसे क्या पता, और कहता है कि ये जगह उसकी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस है। फिर वो कहता है कि वो आज रात केव को गार्ड करेगा और निंग को वार्निंग देता है कि वो भी केयरफुल है। अगली सुबह वो दोनों फूड ढूंढने निकलते हैं और निंग को एक कोकोनट ट्री दिखाई देता है। वो पेड़ पर चढ़कर नारियल नीचे फेंकता है ताकि जिन उसे पकड़ सके, लेकिन सडनली एक चूहा उसके पास आ जाता है। ये देखकर वो जोर से चिल्ला उठती है और निंग घबरा जाता है कि कहीं किसी ने उनकी आवाज न सुन ली हो। जियांग दौड़कर आता है सोचते हुए कि शायद फिर से कोई सैवेज लौट आया है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो दोनों को डांटता है कि वो कितने बेवकूफ और बेकार हैं। सडनली जिन भाग जाती है कहती हुई कि उसे वॉशरूम यूज करना है, और निंग वरीड हो जाता है। अपना काम खत्म करने के बाद उसे कदमों की आहट सुनाई देती है और वो डर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, कोई उसके पास पहुंचता है और वो जोर से चीखती है। ये सुनकर दोनों लड़के उसकी हेल्प के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 ट्राइब वाले उसे पकड़कर जमीन पर दबोचे हुए हैं। निंग हेल्प करना चाहता है, लेकिन जियांग उसे रोकता है। कहता है कि अभी बहुत खतरा है क्योंकि उनमें से एक ट्राइबल कुल्हाड़ी उठाकर जिन को खत्म करने ही वाला होता है। तभी निंग डिसाइड करता है कि अब लड़ने का वक्त है। वो दौड़कर उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन सडनली किसी ने कुल्हाड़ी वाले के सिर में गोली मार दी और वो मर जाता है। ये देखकर दूसरा ट्राइबल डरकर भाग जाता है और जिन दौड़कर निंग के गले लग जाती है। तभी कोई उनके सामने आता है, एक लेडी जिसके हाथ में गन है, शायद वही जिसने उन्हें बचाया था। वो अपना नाम ट्रेसी बताती है, कहती है कि वो पुलिस की मेंबर है और उन्हें जल्दी चलने को कहती है क्योंकि सैवेजेस दोबारा लौट सकते हैं। वो बताती है कि उसके साथी क्लिफ के नीचे हैं और पूछती है क्या वो साथ चलना चाहेंगे। जिन एक्साइटेड होकर कहती है जितने ज्यादा उतना अच्छा। जियांग उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वो कभी हांगकांग गई है, जिस पर वो जवाब देती है कि नहीं। जियांग कहता है कि वो भी कभी साउथ नहीं गया, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उसने ट्रेसी को कहीं देखा है। वो इसे कैजुअली टाल देती है और कहती है शायद कोई उसके जैसी दिखती होगी, लेकिन अब ग्रुप को उस पर थोड़ा शक होने लगता है। वो नीचे झुककर मरे हुए ट्राइबल के जख्म को चेक करती है और नोटिस करती है कि गोली सिर पर नहीं पीठ पर लगी थी, जबकि उसने सिर पर निशाना लगाया था। उसे ये अजीब लगता है क्योंकि वो एक चैंपियन शूटर है और उसके मिस करने का सवाल ही नहीं। इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाए और सैवेजेस लौट आते हैं और सब भागते हैं ताकि तीरों से बच सकें।
ट्रेसी एक पिट के अंदर छिप जाती है और वहीं से गोली चलाते हुए बाकी सबको जंगल के अंदर क्रीक की तरफ भागने को कहती है। जियांग उस यूजलेस कपल को लेकर वहां पहुंचता है जहां ट्रेसी ने बताया था। वो लोग वहां के पूल साइड पर बैठकर थोड़ा आराम करते हैं और सोचते हैं कि ट्रेसी इतनी देर क्यों लगा रही है। जियांग कहता है कि या तो वो मर चुकी है या भाग गई, और दोनों इडियट्स को वार्निंग देता है कि इस आइलैंड पर और भी लोग हैं, इसलिए बहुत केयरफुल रहना होगा। वो कहता है कि कभी किसी को उस मैप या मम्मी के शरीर पर मिले कोड के बारे में कुछ मत बताना। जिन कहती है कि वो निंग की मानेगी, लेकिन वो इडियट फिर कोई बेकार सी बात करने लगता है, फाइटिंग क्लास और रैंक के बारे में, जैसे वो किसी वीडियो गेम में हो। फिर एंड में जियांग की बात मान लेता है और कहता है कि वो टीम बनाकर साथ काम करेंगे। जियांग फिर कहता है कि सबको एक डेथ वाव लेना चाहिए कि वो साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे से धोखा नहीं करेंगे। ड्रामेटिक अंदाज में तीनों कसम खाते हैं कि वो एक टीम बनकर जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे और कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। तभी ट्रेसी वापस आती है और कहती है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उसके पास बहुत कम बुलेट्स बची हैं। वो उन्हें अपने बाकी साथियों के पास ले जाती है। वहां पहुंचकर वो अपने दोस्तों से इंट्रो करवाती है और बताती है कि उन पर सैवेजेस ने हमला किया था और उसने कुछ को मारकर उन्हें बचाया। एक आदमी उसे बैडास कहता है, जबकि दूसरा कहता है कि उसने इन स्ट्रेंजर्स को बचाने में गोलियां बर्बाद कर दी। जियांग उस आदमी पर गुस्सा हो जाता है जिसने वो बात कही थी और उसे धमकाने लगता है, लेकिन ट्रेसी बीच में आ जाती है और दोनों को झगड़ा बंद करने को कहती है। वो कहती है कि अगर जियांग और उसकी टीम उनके साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें उसके रूल्स मानने होंगे और उसकी टीम के किसी भी मेंबर से बहस न करे। जियांग मुस्कुराते हुए उसकी कंडीशन मान लेता है। फिर बाकियों से जान पहचान करता है। जिन और निंग भी अपना इंट्रो देते हैं, लेकिन जब निंग कहता है कि वो 5th ग्रेडर है तो सब हैरान रह जाते हैं। जिन जल्दी समझाती है कि निंग को हेड ट्रॉमा हुआ था और उसे सिर्फ ग्रेड 5 तक की बातें याद हैं। इसके बाद ट्रेसी बताती है कि उसने उस दिन क्या देखा। उसने एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स देखा था जो काफी डरावना लग रहा था। तभी एक आदमी कहता है कि उन्हें उसे तुरंत एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन दूसरा आदमी डिसएग्री होता है और कहता है कि वो शायद सैवेजेस का हाइड आउट हो सकता है। एक और पर्सन भी उससे एग्री होता है और कहता है कि जब तक कोई सॉलिड प्लान नहीं बनता उन्हें उस जगह से दूर रहना चाहिए। वे लोग वोट करने का फैसला करते हैं और रिजल्ट बराबरी पर आ जाता है क्योंकि जियांग बीच में गड़बड़ कर देता है। वो कहता है कि पहले वो हाथ हिलाएगा और फिर वोट करता है। इस तरह वो एक्सप्लोरेशन के अगेंस्ट वोट डाल देता है। एक आदमी उसे अक्यूज करता है कि उसने चीटिंग की है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि उसने कोई रूल नहीं तोड़ा, बस लूप होल का इस्तेमाल किया है। तभी वो आदमी कहता है कि दोबारा वोटिंग होगी और जो भी उसके फेवर में वोट करेगा कि उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे वो $10 मिलियन देगा। जियांग उसको ब्राइबरी के लिए अक्यूज करता है, लेकिन वो कहता है कि ये रिश्वत नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी है, जैसे कोई पॉलिटिशियन चुनाव जीतने के लिए वादे करता है। वो कहता है कि वो सबके सामने ये ऑफर दे रहा है, छुपाकर नहीं, इसलिए ये स्ट्रैटेजी है, रिश्वत नहीं। जियांग मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास भी एक स्ट्रैटेजी है। वो निंग और जिन से कहता है कि वो उसके फेवर में वोट दें। तभी वो आदमी इशिगाकी कहता है कि फिर भी जियांग के पास एक वोट कम है। इस पर जियांग जवाब देता है कि अब से जो भी उसके लिए वोट करेगा उसे वो $30 मिलियन देगा। ट्रेसी तुरंत कहती है कि उसके पास इतने पैसे हैं ही नहीं, तो जियांग कहता है कि इशिगाकी ही पैसे देगा क्योंकि उसे वोट अपने फेवर में करवाने की इतनी जल्दी है कि वो एक्स्ट्रा भी दे देगा। फिर वोटिंग होती है और उम्मीद के मुताबिक जियांग जीत जाता है क्योंकि उनके ग्रुप का एक आदमी उसकी तरफ चला जाता है। अब वो इशिगाकी से कहता है कि अगर उसे सच में उन्हें एक्सप्लोरेशन पर भेजना है तो अब उसे वादा निभाना पड़ेगा और पैसे देने होंगे। अगले दिन सब उस साइट की ओर निकलते हैं। जंगल से गुजरते वक्त जियांग ट्रेसी से कहता है कि उसे उससे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। ट्रेसी कहती है कि वो यहाँ ही बात कर सकता है, लेकिन जियांग जोर देकर कहता है कि ये अकेले में ही होनी चाहिए। जब ट्रेसी फिर भी मना करती है तो वो उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। इसके बाद ट्रेसी उसे रोकती है और उसे साइड ले जाकर कुछ देर बात करती है। सडनली वो उसके कान पे जोर से बजाती है और गुस्से में ग्रुप के पास लौट आती है। कहती है कि जियांग ने हद पार कर दी। जियांग बस हंसता है और कहता है कि वो सही था और अब उसका बदला जरूर लेगा। ग्रुप उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन ट्रेसी कुछ नहीं बताती और गुस्से में चलती रहती है। बाकी सब चुपचाप उसका पीछा करते हैं और वो उन्हें कॉम्प्लेक्स तक ले जाती है। शाम तक वे साइट पर पहुंचते हैं। सब उस ह्यूज बिल्डिंग को देखकर दंग रह जाते हैं और बस खड़े रहकर उसे घूरते रहते हैं। ट्रेसी इशिगाकी से पूछती है कि क्या वो इस बिल्डिंग की आर्किटेक्चरल स्टाइल पहचान सकता है। इशिगाकी कहता है कि ये मायन पिरामिड्स जैसी लगती है। इस पर जियांग पूछता है कि क्या वे इजिप्ट में हैं, लेकिन इशिगाकी कहता है कि पक्का नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिरामिड्स कई देशों में हैं, और फिर वो कुछ एग्जाम्पल गिनाने लगता है। इसके बाद सब अंदर जाते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं, जहां सीढ़ियां जैसे खत्म ही नहीं होती। ट्रेसी सबको वार्निंग देती है कि केयरफुल रहें और एक दूसरे के पास ही रहें ताकि अगर सैवेजेस वापस आ जाएं तो वे साथ रह सकें। कई घंटों जैसी थकाने वाली ट्रैवल के बाद वे आखिरकार कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल हिस्से में पहुंचते हैं। जिन निंग से कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है क्योंकि शुरू में उसे लगा था कि उन्हें किसी ने किडनैप किया है या कुछ ऐसा हुआ है।
लेकिन अब लग रहा है जैसे वे किसी और कॉन्टिनेंट में हैं, जहां अजीब लोग रहते हैं। वो सोचती है कि क्या ये सब किसी तरह का फोर्स्ड रियलिटी गेम है जिसमें उन्हें जबरदस्ती हिस्सा लेना पड़ रहा है। निंग मासूम बच्चे की तरह कहता है कि शायद वे किसी वीडियो गेम के अंदर हैं। जिन गहरी सांस छोड़ते हुए सोचती है कि अब इस बेकार अमनीशिया पेशेंट के साथ क्या करे, जिसका दिमाग अब 5th ग्रेडर वाले बच्चे जैसा हो गया है। वे कुछ और बातें करते हैं और निंग कहता है कि उन्हें पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि ये जगह मैप में मार्क्ड है, जिसका मतलब है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। दोनों हंसने लगते हैं और मजाक में कहते हैं कि अगर वे यहाँ से बच निकले तो अब उन्हें जिंदगी में कभी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास 30 मिलियन का चेक है जिससे वे पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। इसी बीच ट्रेसी जियांग को बुलाती है और उसे कुछ जलने के निशान दिखाती है। वो झुककर जमीन को छूती है और कहती है कि ये अभी भी गर्म है, यानी यहाँ हाल ही में किसी ने आग जलाई थी। बाकी लोग सोचते हैं कि क्या ये सैवेजेस का काम हो सकता है, लेकिन निंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें बैटरीज का इस्तेमाल करना नहीं आता, यानी यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ खाना खाया होगा। ट्रेसी आसपास का इलाका देखकर कहती है कि उन्होंने यहाँ आराम भी किया था। इशिगाकी सबको कहता है कि अब उन्हें पिरामिड के अंदर जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए। एक आदमी मना करता है, कहता है कि बाहर रहना ज्यादा सेफ है। तब जियांग एडवाइस देता है कि वे 2 ग्रुप में बट जाएं। एक अंदर जाएगा एक्सप्लोर करने और दूसरा बाहर रहेगा। इशिगाकी एक शर्त पर मानता है कि टीम को वही बांटेगा। वो खुद एक्सप्लोरेशन टीम का लीडर बनेगा। ट्रेसी उनके साथ रहेगी ताकि सेफ्टी बनी रहे। जिन जाएगी उसकी मेडिकल स्किल्स की वजह से, और एक और आदमी उनके साथ जाएगा उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। बाकी सब बाहर रहेंगे और अगर अंदर वालों को कुछ हो गया तो वे बचाने आएंगे। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, ऑरेंज हेयर वाला आदमी जियांग से पूछता है कि उसने इशिगाकी का विरोध क्यों नहीं किया, और फिर ऑफर देता है कि वो उसके साथ मिलकर इशिगाकी को गिरा दें ताकि पूरी पावर उनके हाथ में आ जाए। जियांग मुस्कुराता है और मना कर देता है, कहता है कि वो उसके जैसे कीड़ों के साथ काम नहीं करना चाहता। जब वो आदमी बकवास जारी रखता है, जियांग नाइफ निकालकर उसे धमकाता है और उसका चेक मांगता है। वो आदमी कहता है कि ये क्राइम है, लेकिन जियांग जवाब देता है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, और सही भी कहता है क्योंकि उनका ओनली विटनेस हल्का होने गया है। इस बीच एक्सप्लोरेशन टीम अंदर पहुंचती है और दीवारों पर बने इंस्क्रिप्शंस को देखती है। इशिगाकी कहता है कि इन्हें डिकोड करने के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट की जरूरत है, और वे आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलते हुए जिन को याद आता है कि उसने निंग को क्या बताया था। उसने जियांग को पॉइजन किया था अपने हेयर क्लिप से, जब उसने केव में उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और अगर वो उसे चुपके से एंटीडोट न दे तो जियांग 7 दिनों में मर जाएगा। उसने निंग को वार्निंग दी थी कि एंटीडोट असर करते वक्त जियांग को बहुत दर्द होगा, और अब वो सोचती है कि क्या वो वक्त आ गया है जैसा उसने अंदाजा लगाया था। जियांग के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो निंग से कहता है कि वो एरिया को गार्ड करे, जबकि वो खुद को हल्का करने जाता है। तभी सडनली सैवेजेस का एक बड़ा ग्रुप वहां पहुंचता है और सब घबराकर भागने लगते हैं। जियांग दर्द सहन नहीं कर पाता और अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। निंग को सडनली याद आता है जो जिन ने उसे बताया था, और वो उसकी तरफ भागता है। जैसे ही सैवेजेस अपना निशाना जियांग पर लगाते हैं, जो होश में बने रहने के लिए जूझ रहा होता है, निंग ठीक वक्त पर पहुंचकर उसे अपने कंधे पर उठाता है और उसे सेफ जगह ले जाता है। ऑरेंज हेयर वाला लड़का एक स्विच ढूंढता है और उसे खींचता है, जिससे ऊपर से एक सीक्रेट डोर धीरे धीरे नीचे आने लगता है और बंद होने लगता है। निंग जियांग को पकड़कर जल्दी से दौड़ता है और किसी तरह सिर कुचलने से पहले अंदर घुस जाता है। दोनों हांफते हुए डर से देखते हैं कि अब वे बाहर नहीं निकल सकते। शोर सुनकर बाकी टीम वहां वापस आती है, ये देखने की क्या हुआ। जियांग निंग का शुक्रिया करता है कि उसने उसकी जान बचाई, और उस दूसरे आदमी को डांटता है जिसने उन्हें लगभग बाहर ही बंद कर दिया था। वो आदमी सफाई देता है कि वो डर गया था और सोचने का टाइम नहीं था, इसलिए घबराकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। इशिगाकी भी उसकी बात से अग्री होता है और कहता है कि उसने सही किया। निंग पूछता है कि अब वे बाहर कैसे निकलेंगे, तो इशिगाकी कहता है कि अभी के लिए अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो और बाहर निकलने की चिंता छोड़कर एक्सप्लोरेशन पर ध्यान दो, शायद कोई और एग्जिट मिल जाए। जिन सडनली निंग के हाथ पर एक पर्पल निशान देखती है और उसे गौर से एग्जामिन करती है। फिर वो जियांग का नाइफ लेती है और निंग का हाथ थोड़ा काटती है, लेकिन फिर डर से नाइफ गिरा देती है क्योंकि निंग के हाथ से खून नहीं निकलता। वो चौंक कर कहती है कि निंग किसी बहुत खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन से इन्फेक्टेड है। वो रोने लगती है और कहती है कि अगर ये इन्फेक्शन उसके दिल तक पहुंच गया तो वो जल्दी ही मर जाएगा और उसके पास सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। जियांग उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ करे, क्योंकि निंग इस हालत में इसलिए है क्योंकि उसने उसे सैवेजेस से बचाया था। जिन और जोर से रोने लगती है और कहती है कि वो सच में उसे बचाना चाहती है, लेकिन यहाँ कोई दवा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। जियांग दर्द में होने के बावजूद उठ खड़ा होता है और कहता है कि वो बाहर जाकर सैवेजेस से ही क्योर लेकर आएगा। वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है, जैसे इससे वो खुल जाएगा। निंग कहता है कि वो अभी ठीक है और उन्हें जल्दी से कोई दूसरा एग्जिट ढूंढना चाहिए ताकि वो बाहर जा सके और जिन दवा तैयार कर सके। इशिगाकी बाकी सबसे कहता है कि इस ग्रुप में निंग के पास सबसे अच्छा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, भले ही उसके पास कोई और खास स्किल या एक्सपर्टीज नहीं है। इसके बाद सब एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं। वे एक सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और पास में पानी बहने की आवाज सुनते हैं।
चलते चलते वे दीवारों को देखते हैं और ट्रेसी कहती है कि दीवार नम है, यानी पास में कोई अंडरग्राउंड स्ट्रीम हो सकती है। सडनली वे सीढ़ियों के एंड में रोशनी देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वो एग्जिट है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो हॉलवे पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है और बस कुछ ही पिलर्स ऊपर तैर रहे हैं। निंग अपना सिर पकड़कर कहता है कि फिर से दर्द हो रहा है और उसने ये जगह पहले भी देखी है। तभी उन्हें किसी के हेल्प के लिए चिल्लाने की आवाज आती है और वे सोचते हैं कि क्या कोई और भी अंदर फंसा है। जियांग बताता है कि आवाज पानी के अंदर से आ रही है और वो जाकर देखने लगता है। वे देखते हैं कि पानी में 4 लोग हैं और उनमें से एक बेहोश पड़ा है। जो आदमी उसे पकड़े हुए है वो हेल्प के लिए पुकारता है और कहता है कि वो ज्यादा देर तक उसे संभाल नहीं पाएगा। इशिगाकी उनसे पूछता है कि वे कौन हैं और पानी में कैसे आए। तो पीले बालों वाला आदमी बताता है कि वे भी उन्हीं की तरह सडनली यहाँ आ गए थे और बाकी बात बताने ही वाला होता है कि पानी का लेवल बढ़ने लगता है। वो गिड़गिड़ाकर कहता है कि पहले उन्हें बाहर निकालो, फिर वो सब कुछ बताएगा। जब वो देखते हैं कि बाकी अब भी हिचकिचा रहे हैं तो वो कहता है कि उसके हाथों में जो प्रोफेसर है वो सैवेजेस की लिखावट पढ़ सकता है और उसे ये भी पता है कि एग्जिट कहाँ है। जियांग कहता है कि उन्हें इस ग्रुप को बचाना चाहिए और जिन से रस्सी मांगता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वो फेंक नहीं पाते। तब एक आदमी आगे आता है और कहता है कि वो ये करेगा क्योंकि वो बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो रस्सी के सिरे पर एक पत्थर बांधता है ताकि वो दूर तक जा सके और फिर पूरी ताकत से उसे पानी में फेंक देता है। येलो हेड रस्सी पकड़ लेता है और सब मिलकर उस ग्रुप को ऊपर खींचने लगते हैं। कुछ देर बाद वे उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और प्रोफेसर को जमीन पर लिटा देते हैं। येलो हेड उनका शुक्रिया करता है कि उन्होंने उसे और उसके फ्रेंड को बचाया, लेकिन इशिगाकी उसकी बात इग्नोर करते हुए कहता है कि अब सब बताओ तुम कौन हो। येलो हेड बताता है कि उसका नाम एंड्रे है। वो एक रशियन मर्सिनरी है जो अब इजरायली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। उसके साथ खड़ा मोटा आदमी खुद को डिंग कहता है, जो एक आर्टिजन है। निंग बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे आर्ट बहुत पसंद है। फिर एक ब्राउन हेयर्ड लड़की खुद को चेरी बताती है जो न्यूजीलैंड की एक हाउसवाइफ है। एंड्राय फिर उस आदमी की ओर इशारा करता है जो जमीन पर पड़ा है और बताता है कि वो प्राचीन सिविलाइजेशंस का एक्सपर्ट है और दीवारों पर लिखी इंस्क्रिप्शंस पढ़ सकता है। ट्रेसी उस आदमी को चेक करती है और बताती है कि उसकी सांसें नॉर्मल हैं, वो बस बेहोश है और थोड़ा आराम करने पर ठीक हो जाएगा। जियांग कहता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है और उसे तुरंत जगाने के लिए कहता है। प्रोफेसर खांसते हुए उठता है और बताता है कि एग्जिट यहीं कहीं है, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से जब वे सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचेंगे तो डोर खुद ब खुद दिखाई देगा। सब सोचते हैं कि क्या वो सीलिंग में होगा, लेकिन इशिगाकी कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे पिलर्स हैं, अगर वे सबसे ऊंचा वाला ढूंढ लें तो शायद डोर वहीं हो। जिन पूछती है कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि वो सरफेस से बहुत ऊपर है और वहां तक तैरकर नहीं जा सकते। आंड्रे बताता है कि उन्हें तैरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस रूम में 4 इनलेट्स हैं जो कुछ टाइम के इंटरवल पर खुलते और बंद होते हैं। जब वो खुलते हैं तो पानी का लेवल बढ़ता है और हर पिलर पर एक प्लेटफॉर्म है, यानी उन्हें एक प्लेटफॉर्म तक तैरकर पहुंचना है और फिर अगले वाटर लेवल चेंज का वेट करना है ताकि अगले पिलर तक जा सकें। प्रोफेसर कहता है कि हालांकि उन्होंने ये समझ लिया है, लेकिन अब भी नहीं जानते कि किस पिलर को चुनना है जब वाटर लेवल बढ़ेगा। वे सोचते हैं कि जब पानी ऊपर आए तो सीधे सबसे ऊंचे पिलर की तरफ तैर लें, लेकिन आंड्रे बताता है कि पानी बहुत तेज फोर्स से आता है और वे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रोफेसर उसकी बात से अग्री होता है और बताता है कि उन्होंने पहले कोशिश की थी लेकिन बुरी तरह फेल हो गए। खुद उसके सिर पर पानी का जोरदार झटका लगा था और अगर आंड्रे ने न बचाया होता तो वो डूब जाता। तभी फिर से इनलेट्स खुलते हैं और ज्यादा पानी बाहर निकलने लगता है, जिससे ज्यादातर पिलर्स डूब जाते हैं। आंड्रे बताता है कि हर पानी के आने के बीच 10 मिनट का गैप है और उन्हें अगले पोर से पहले सही पिलर डिसाइड करना होगा। निंग कहता है कि ये बहुत आसान है, उन्हें बस सीधी लाइन में जाना चाहिए। वो बताता है कि वहाँ कई पिलर्स हैं और उन्हें सामने की 2 सीधी लाइन वाले पिलर से शुरू करना चाहिए। प्रोफेसर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, जैसे किसी पागल जीनियस को देख रहा हो, और कहता है कि निंग बिल्कुल सही है। वे प्लान बनाते हैं कि अगले 5 मिनट में पानी पहले पिलर तक पहुंचेगा, तब वे वहां तैरेंगे। हर अगला पिलर पिछले से 10 मीटर ऊंचा होगा, इसलिए 2 वाटर पोर्स का इंतजार करके अगले पिलर तक जाना होगा। इस तरह लगभग 1 घंटे में वे सबसे ऊंचे पिलर तक पहुंच सकते हैं। वे टीम को बांटते हैं, सबसे स्ट्रांग लोग पहले चढ़ेंगे और ऊपर पहुंचकर रस्सी के जरिए वीक लोगों को खींच लेंगे। ऑरेंज हेड कहता है कि जो आखिरी में ऊपर जाएगा वो सबसे ज्यादा खतरे में रहेगा, इसलिए सबकी बारी तय करने के लिए लॉट्स ड्रॉ करना चाहिए। लेकिन जिन मना कर देती है और कहती है कि अगर निंग जैसे वीक को आखिरी में भेजा गया तो वो बच नहीं पाएगा। इस पर वो बस कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर निंग मर जाए, और जियांग गुस्से में आ जाता है और उसे किक मारता है। साथ ही अपनी नाइफ निकालता है। आंड्रे और ट्रेसी दोनों उसे पीछे खींचते हैं और अपनी वेपन्स उसकी ओर पॉइंट कर देते हैं। इशिगाकी उसे वार्निंग देता है कि किसी टीममेट को नुकसान मत पहुंचाओ और कहता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि लॉट्स ड्रॉ करके डिसाइड करें कि किसकी बारी कब है। अनफॉर्चुनेटली चेरी को नंबर 8 मिलता है, मतलब वो आखिरी जाएगी।
ट्रेसी उसके पास जाकर उसे कंफर्ट करती है, लेकिन इशिगाकी उसकी जगह ट्रेड करता है और कहता है कि वो आखिरी जाएगा जबकि चेरी पहले जाएगी। चेरी उसका शुक्रिया करती है और ग्रुप प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। जब पानी उनके सरफेस लेवल तक पहुंचता है वे तैरना शुरू करते हैं। आंड्रे पहले अगले पिलर पर चढ़ता है, वो रोप नीचे फेंकता है और इशिगाकी चेरी को पकड़ने में हेल्प करता है। आंड्रे उसे ऊपर खींचता है जबकि जियांग और दूसरा आदमी खुद चढ़ जाते हैं। इसके बाद वे ट्रेसी को ऊपर खींचते हैं और बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जिन की बारी है, लेकिन वो कहती है कि निंग पहले जाए और फिर वो आगे बढ़ती है। बस 2 लोग बचे हैं, फैटास और इशिगाकी। जब वे फैटास को ऊपर खींचते हैं वे ट्रेम्बलिंग सुनते हैं और महसूस करते हैं कि अगला पानी का पोरिंग शुरू होने वाला है। कड़ी मेहनत के बाद वे उसे ऊपर खींचते हैं और अब सिर्फ इशिगाकी बचा है। आंड्रे रोप फेंकने वाला ही होता है कि पानी बहना शुरू हो जाता है और ग्रुप पैनिक करने लगता है, लेकिन इशिगाकी किसी तरह रोप पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ग्रुप पानी की करंट के अगेंस्ट उसे ऊपर खींचने के लिए स्ट्रगल करता है और टाइम रहते उसे ऊपर खींच लेते हैं। वे कुछ देर आराम करते हैं और जगह पर डिस्कशन करते हैं। प्रोफेसर बताता है कि ये आर्किटेक्चर गुलिन्स ने स्ट्रेंथ और करेज को टेस्ट करने के लिए बनाई थी। बाकी लोग पूछते हैं कि वो क्या है, तो वो समझाता है कि ये साउथ अमेरिका में स्थित एक मिस्टीरियस और एंशिएंट सिविलाइजेशन है। वो बताता है कि प्रेजेंट में उस जगह का कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसे केवल इसलिए पता है क्योंकि उसके प्रोफेसर ने इस पर स्टडी की थी। गुलिन माया के प्रेडेटर्स थे और केवल मायान लिटरेचर में उनके बारे में रिकॉर्ड है। इशिगाकी पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वे साउथ अमेरिका में हैं, और प्रोफेसर कहता है कि यह हाईली पॉसिबल है। वो कहता है कि एक जगह बहुत समान इस जगह की प्राचीन मायायन साहित्य में डॉक्यूमेंटेड है। वो वॉल पर बने कैरेक्टर्स के बारे में बताता है और कहता है कि ये गुलन लैंग्वेज है और सिर्फ 20 अल्फाबेट्स में बनी है। निंग पूछता है कि क्या वो सैवेजेस एंशिएंट गुलिन्स हैं, तो प्रोफेसर कहता है कि नहीं। वो आगे बताता है कि गुलिन्स बेहद इंटेलिजेंट थे और कुछ लोग कहते हैं कि वे इमॉर्टल भी थे। सब एक दूसरे को शौक में देखकर देखते हैं और सोचते हैं कि वे यहाँ कैसे पहुंच गए। इशिगाकी पूछता है कि फिर मायन ने गुलिन्स को कैसे हराया, तो प्रोफेसर सीरियसली जवाब देता है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। एक दिन सडनली आइलैंड और वहां रहने वाले गुलन्स मिस्ट्रीजली गायब हो गए। तभी निंग को फिर से हेडेक आता है और कहता है कि उसने ये पहले कहीं सुना था लेकिन याद नहीं कर पा रहा। जिन उसे कंफर्ट देती है और कहती है कि चिंता मत करो, वे जल्दी बाहर निकलेंगे और उसके लिए क्योर भी ढूंढ लेंगे। तभी अगला पानी का पोरिंग शुरू होता है और वे अगले पिलर तक तैरने लगते हैं। पिछली बार की तरह ही वे रोप की हेल्प से ऊपर पहुंच जाते हैं। वे टीम वर्क और बेहतर होने के लिए एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं। सडनली फैटास एक गेट देखता है और बाकी को इशारा करता है। प्रोफेसर सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वे अभी तक सबसे ऊंचे पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं। वो दोहराता है जो इंस्क्रिप्शन में लिखा था कि जो टॉलेस्ट पिलर तक पहुंचेगा उसे ऑल्टर का ओपनिंग दिखाई देगा। वो कहता है कि ये जरूर रियल एग्जिट होगा और निंग कहता है कि अगर वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ 5 मीटर चढ़ना है या फिर अगले पोरिंग का वेट करना होगा ताकि वे तैर कर पहुंच सकें। आंड्रे कुछ रशियन सेइंग्स कोट करता है और कहता है कि सबसे अच्छा है कि वे ओरिजिनल प्लान पर ही टिके रहें। इशिगाकी अग्री होता है और कहता है कि हो सकता है कि ये रियल एग्जिट भी हो, लेकिन तब तक नहीं खुलेगा जब तक वे सबसे ऊंचे पॉइंट तक नहीं पहुंचते। हालांकि निंग ये पॉइंट आउट करता है कि जब तक वे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे अगला पोरिंग आ जाएगा जो करंट प्लेटफॉर्म को और डोर को भी डूबा देगा। वे सभी अग्री करते हैं कि इस पोरिंग के साथ एग्जिट तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। ट्रेसी बताती है कि हॉलवे जिससे वे आए थे नम था, मतलब पानी कभी वहां गया होगा और सर्कुलेट किया गया होगा। इशिगाकी प्रेडिक्ट करता है कि जब पानी एक सर्टेन लेवल तक आएगा तो कोई ड्रेनेज स्ट्रक्चर एक्टिवेट होगा। ट्रेसी कहती है कि पहले वे हाई प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और अंड्रे कहता है कि अगर ये रियल एग्जिट है तो वे वहां से यहाँ एएसएपी तैरेंगे। वे सभी प्लान पर अग्री करते हैं और हाई प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। अंड्रे पहले वहां पहुंचता है। वो अनाउंस करता है कि वहां एक गेट है और बाकी को ऊपर खींचना शुरू करता है। जब जांग पहले की तरह प्लेटफॉर्म पर चढ़ रहा था वो एक्सीडेंटली ट्रिप करता है और गिर जाता है, जिससे दूसरा आदमी भी उसके साथ गिरता है। आंड्रे उन्हें जल्दी क्लाइम बैक करने के लिए चिल्लाता है और पहले चेरी को प्लेटफॉर्म पर खींचता है। जब चेरी डोर देखती है वो डेज्ड हो जाती है और उसकी ओर बढ़ती है और एक हैंड इंप्रेशन नोटिस करती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है ट्रेसी देखती है कि वो डोर को टच करने वाली है और चिल्लाती है कि ऐसा मत करो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसने डोर प्रेस कर दिया जिससे वो फ्लिप हो गया और वह दूसरी साइड चली गई। तभी नीचे वाले प्लेटफॉर्म का गेट खुलता है और सब पूछते हैं कि क्या हो रहा है। वे सभी टॉप पर पहुंचते हैं और इश्यू डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि चेरी के साथ क्या हुआ, क्योंकि नीचे वाला डोर पूरी तरह से फ्लडेड था। वे डोर ढूंढकर उसे रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ की इंस्क्रिप्शंस में लिखा है कि केवल तभी ऑल्टर का गेट खुलेगा जब कोई वॉरियर खुद को सैक्रिफाइस करे। इस पर सब शॉक में रह जाते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करें। इशिगाकी बताता है कि नीचे वाला डोर जरूर रियल एग्जिट होगा क्योंकि वही खुला। दूसरा चेरी इसी डोर से गई थी। वे प्रोफेसर से सवाल करते हैं कि वे वहां कैसे पहुंचेंगे क्योंकि वो पूरी तरह सबमर्ज्ड है, और वो कहता है कि बटन प्रेस करने के बाद पानी फिर नहीं बढ़ेगा, मतलब अगले पोरिंग तक ड्रेनेज सिस्टम एक्टिवेट होगा और वाटर लेवल लो हो जाएगा।
दूसरा आदमी आइडिया देता है कि चूंकि वो सबसे तेज स्विमर है, वो पहले वहां जाएगा और रोप को सेफ प्लेस पर सिक्योर करेगा और वे सभी रोप पकड़कर वहां तैर सकते हैं। वे सभी अग्री करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है और प्लान के साथ जाते हैं। जैसे ही ड्रेनेज सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये एक वॉर्टेक्स बनाता है और वे टाइट रोप पकड़कर बैलेंस बनाए रखते हैं। फैटी रोप पकड़ने के लिए स्ट्रगल करता है और लगभग गिव अप कर देता है। धीरे धीरे अनकॉन्शियसनेस की तरफ स्लिप होता है। जैसे ही वो ब्लैकआउट होता है, उसे याद आता है कि वो बच्चे के टाइम स्टटरिंग के कारण कितना बैडली बुलीड हुआ था। उस टाइम मास्टर आया और उसे होप दिया, कहा कि उसे भी स्टटर था लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने लगातार मेहनत करके इसे ओवरकम किया और उसे भी एडवाइजेस दिया कि ऐसा करो। ये मेमोरी उसे गिव अप नहीं करने देती और वो रोप को अपनी जान की तरह पकड़े रहता है। आखिरकार वे प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं और डोर से रश करते हैं। यह उन्हें एक डिमली लाइट हॉलवे में ले जाता है और वे कुछ स्ट्रेंज देखते हैं। प्रोफेसर इसे एग्जामिन करता है और कहता है कि यह स्नेक स्किन है और स्किन देखकर लगता है कि यह लगभग 100 साल पुरानी है। इशिगाकी आसपास देखता है और ह्यूमन स्केलेटन्स पड़े हुए देखता है और रिमार्क करता है कि यह जगह एक्सट्रीमली डेंजरस है। सडनली निंग नॉनसेंसिकल बातें करने लगता है और जिन बताती है कि उसे हाई फीवर है, इसलिए उन्हें जल्दी से उसकी क्योर ढूंढना होगा। अंड्रे हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है जब सडनली ट्रेसी ग्रुप से कहती है कि आगे देखो और वे अल्टर पाते हैं, लेकिन कुछ भी इंडिकेशन नहीं है कि वे एग्जिट के और पास हैं। जियांग एग्जिट के लिए किसी क्लू खोजने के लिए रश करता है बाकियों के प्रोटेस्ट के बावजूद। बाकी लोग भी उसको फॉलो करते हैं और ऑल्टर के टॉप तक पहुंचते हैं जहां वे एक गेट पाते हैं। प्रोफेसर सबको केयरफुल रहने की वार्निंग देता है क्योंकि वहां ट्रैप्स हो सकते हैं और इंस्क्रिप्शंस को ऑब्जर्व करने जाता है। जियांग पूछता है कि इसका क्या मतलब है और प्रोफेसर इसे पढ़ता है। कहता है कि ह्यूमंस ने कभी गॉड्स को बिट्रे किया था, इसलिए गॉड्स ने उन्हें कर्स किया और तब से ह्यूमंस को पाइथन गॉड को सैक्रिफाइस देना पड़ा। पढ़ने के बाद वह किसी से ऑल्टर पर लेटने के लिए कहता है और ट्रेसी ऐसा करती है। जैसे ही वह उस पर लेटती है, गेट खुलना शुरू हो जाता है और जियांग उससे गुजरने वाला होता है, लेकिन प्रोफेसर उसे रोकता है और कहता है कि ऑल्टर वह जगह है जहां ह्यूमंस गॉड्स को ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं और रिचुअल में सैक्रिफाइस की नीड होती है। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वह ट्रेसी से उठने को कहता है और जैसे ही वह उठती है, गेट तुरंत वापस बंद हो जाता है। वह कहता है कि बाकियों के बचने के लिए उनमें से किसी को खुद सैक्रिफाइस करना होगा और पीछे छोड़ना होगा। दूसरा आदमी पूछता है कि क्या वे ऑल्टर पर एक रॉक रख सकते हैं ताकि गेट खुले और वे सभी इसे ट्राई करने के लिए अग्री करते हैं। हर कोई बड़े रॉक्स ढूंढने लगता है और फैटी सबको बुलाता है कि उसने कुछ रॉक्स ढूंढ लिए हैं। दूसरा आदमी एक बड़ी रॉक उठाने जाता है, लेकिन जैसे ही वह इसे उठाता है, वह उसके हाथों में क्रम्बल हो जाती है और इम्पैक्ट से वह पीछे गिर जाता है। प्रोफेसर ग्रुप को बताता है कि यहाँ रॉक बहुत टाइम से है और वेदर्ड हो चुकी है, इसलिए इसे मूव करने का कोई तरीका नहीं है। जियांग टेबल पर जाता है और अपनी नाइफ से उसे नॉक करता है। कहता है कि यह सॉलिड है लेकिन वह अकेले इसे मूव नहीं कर सकता। इशिगाकी कहता है कि अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि किसी को पीछे छोड़ दें। येलो हेड कहता है कि यह ऑब्वियस है कि निंग को पीछे छोड़ना चाहिए क्योंकि वह सिक है और जिन इससे डिसएग्री करती है, लेकिन वह इंसिस्ट करता रहता है कि निंग यूजलेस है क्योंकि वे इंश्योर नहीं हैं कि क्योर मिलेगा या नहीं और वे नहीं जानते कि बाहर क्या है। हालांकि इशिगाकी भी अग्री करता है, जिससे सब शॉक में रह जाते हैं। वे वोट के लिए कॉल करने का डिसाइड करते हैं और रिजल्ट आता है कि निंग को पीछे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जियांग नाइफ निकालता है और कहता है कि जो भी निंग को हार्म करना चाहेगा उसे पहले मुझे फेस करना पड़ेगा। येलो हेड अंड्रे से कहता है कि निंग को नीचे रखो, लेकिन वह मना करता है। कहता है कि एक सोल्जर के रूप में वह कभी अपने कॉमरेड्स को नहीं छोड़ सकता। जियांग फिर येलो हेड के पास जाता है और उसे मारता है। कहता है कि उसे ही पीछे छोड़ना चाहिए, बाकी लोग कंप्लेन नहीं करते और अंत में वे उसे पीछे छोड़ते हैं और डोर से निकल जाते हैं। वे डिमली लाइट पैसेज से दौड़ते हैं, सोचते हुए कि क्या वे सही रास्ते पर हैं। दौड़ते हुए प्रोफेसर सोचता है कि जियांग की साइकोलॉजी पर अच्छी पकड़ है और वह जानता है कि हर कोई येलो हेड को पसंद नहीं करता था और उसने इसका फायदा उठाया। वह यह भी नोट करता है कि ट्रेसी इंटरफियर नहीं करेगी जब तक कि वह उसे मारना नहीं चाहती। तभी वे एग्जिट डोर पाते हैं और इसे पुश करके आखिरकार बाहर निकलते हैं। सभी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को तिहच स्नैक्स करते हैं। जिन आसपास देखती है ताकि क्योर बनाने के लिए हर्ब्स ढूंढ सके। वह कहती है कि आमतौर पर क्योर वेनम के पास होता है और इसलिए यह स्नेक नेस्ट के पास कहीं हो सकता है। वे निंग को जमीन पर लेटाते हैं जबकि वह उसे एग्जामिन करती है। कहती है कि वह अब स्टेबल हो रहा है और उसे थोड़ा और रेस्ट की जरूरत है। जियांग अंड्रे की हेल्प से रॉक्स कैरी करता है ताकि वे वापस जा सकें और येलो हेड को रेस्क्यू कर सकें, जबकि बाकी लोग अलग अलग टास्क करने के लिए स्प्लिट होते हैं। फैटी और दूसरा आदमी फूड ढूंढेंगे, ट्रेसी एरिया गार्ड करेगी, जबकि इशिगाकी और प्रोफेसर ट्री ब्रांचेस से वेपन्स बनाएंगे। इस बीच येलो हेड ऑल्टर पर जागता है और नोटिस करता है कि सभी जा चुके हैं। जैसे ही वह उठता है, एग्जिट बंद हो जाता है और वह पैनिक में रोने लगता है और डोर को ठोकने लगता है जैसे कि इससे उसे बचाया जा सके। सडनली वह पीछे से नॉइज सुनता है और देखता है कि कुछ ह्यूज उसके पीछे से आ रहा है और वह हेल्प के लिए चिल्लाता है।
बाहर निंग आखिरकार जागता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और बताता है कि उसका हेड हर्ट कर रहा है। तो इशिगाकी कहता है कि वह ज्यादा रेस्ट करे, जबकि आंड्रे और जियांग अपना टास्क कंटिन्यू करते हैं। वे येलो हेड की हेल्प की क्रेज सुनते हैं और सोचते हैं कि कहीं अंदर कुछ टेरिबल तो नहीं हुआ। इस बीच जिन बताती है कि वह कितनी खुश है कि मेडिसिन काम कर गई। जब निंग उठता है और बैठता है, सडनली वे फैटी को उनके पास भागते हुए आता है और पीछे एक बड़ा डेडली पाइथन उन्हें चेस कर रहा होता है। वे सभी सेफ्टी की तरफ रश करते हैं, जबकि ट्रेसी टार्जान की तरह स्विंग करते हुए आती है और स्नेक को शूट करके फैटी को बचाती है। वह पूछती है कि दूसरे का क्या हुआ और फैटी बताता है कि वह दौड़ते हुए क्लिफ से गिर गया। स्नेक उन्हें चेस करता रहता है, लेकिन लकीली जियांग टाइम पर आता है और इसे किक कर देता है। स्नेक फ्यूरियस होकर उठता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वह डॉज करता है और अपनी नाइफ से इसके हेड पर स्ट्राइक करता है। स्नेक उसे शेक ऑफ करता है और क्लिफ से गिर जाता है। निंग रोना शुरू कर देता है और उसके पास दौड़ने वाला होता है, लेकिन इशिगाकी उसे रोकता है, कहता है कि नीचे लेक है, इसलिए वह सरवाइव कर लेगा। तभी स्नेक पीछे से रिट्रीट करता है और वे सोचते हैं कि शायद यह हेविली इंजर्ड है। क्लिफ के नीचे जियांग फॉल से सरवाइव करता है और दूसरे आदमी को लेक से बाहर निकालता है। वह उसका चेस्ट पंप करता है और दूसरा आदमी खांसते हुए जाग जाता है। जैसे ही वह जियांग को थैंक्स करता है, वह अपने आर्म पर कुछ नोटिस करता है और पॉइंट करता है। वह जाइंट लीच को अपने आर्म से रिप करने वाला होता है, लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता और उसे फायर की जरूरत है। तो वह लाइटर निकालता है और इसे बर्न करता है, कहता है कि वह सच में स्पूक्ड हो गया। इस बार हालांकि दूसरा लीच दूसरे आदमी के शोल्डर पर लग जाता है और वह अपनी शर्ट निकालता है। जियांग शॉक्ड होता है देखकर कि उसके बॉडी पर बहुत सारी लीचेस हैं और उन्हें एक एक करके मारता है। वे डिसाइड करते हैं कि अब वे दूसरों को ढूंढेंगे इससे पहले कि वे खुद और ज्यादा लीचेस के पड़ जाएं। सडनली पर्पल बबल्स उनके आसपास उड़ने लगते हैं और दूसरा आदमी कहता है कि वह अपने हाथ दूर रखे, लेकिन जियांग एग्जैक्ट ऑपोजिट करता है और बबल्स को पोक करना शुरू कर देता है। इससे स्वीट फ्रेग्रेंस रिलीज होती है और दोनों सडनली जमीन पर कोलैप्स हो जाते हैं। इस बीच बाकी ग्रुप फॉरेस्ट से गुजरते हुए भी पर्पल बबल्स पाते हैं, जिन दूसरों को वार्न करती है कि इसे टच न करें और कहती है कि यह एयर मास है जो वैली के मियाज़मा से कोआगुलेटेड है। तभी निंग जियांग और दूसरे आदमी को जमीन पर देखता है और उनके पास रश करता है। फैटी दूसरे आदमी की बैक पर ब्लड मार्क्स नोटिस करता है, लेकिन जिन कहती है कि वह सिर्फ लीचेस हैं, अभी चिंता की कोई बात नहीं। कुछ टाइम बाद दोनों उठते हैं और निंग वार्मली जिन को ग्रीट करता है। ग्रुप इकट्ठा होता है और हाल ही के इवेंट्स पर चर्चा करता है। येलो हेड श्योरली डेथ का सामना करता है और अब वे सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। इशिगाकी सजेस्ट करता है कि वे फूड ढूंढें क्योंकि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। सडनली एक एरो उनके पास शूट होती है और वे खुद को फिर से सैवेजेस से घिरे हुए पाते हैं। वे डिफेंसिव स्टांस लेते हैं जैसे ही सैवेजेस उनके पास आते हैं और प्रोफेसर ट्रांसलेट करता है कि वे क्या कह रहे हैं। लगता है कि सैवेजेस का लीडर उन्हें अभी के लिए वहीं रुकने के लिए कह रहा है और प्रोफेसर डिसाइड करता है कि नेगोशिएशन का टाइम है। लीडर प्रोफेसर से पूछता है कि वह उनकी लैंग्वेज कैसे बोल सकता है, जबकि ग्रुप सोचता है कि सैवेजेस का लीडर उनकी लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। लीडर पूछता है कि उनका कनेक्शन उस वन आइड मैन से क्या है जो भी गूलिन बोल सकता है, और प्रोफेसर शॉक्ड होता है कि उसके अलावा कोई और इस लैंग्वेज को जानता है। लीडर उसे थ्रेटन करता है कि बोलो या खा जाओ। प्रोफेसर कहता है कि वह श्योर नहीं है कि लीडर किसके बारे में बात कर रहा है। प्रोफेसर कहता है कि उसने यह लैंग्वेज अपने प्रोफेसर से सीखी थी जो कई साल पहले मर गया था, लेकिन जब वह अलाइव था वह एक वन आइड मैन था। जैसे ही ग्रुप चलता है वे प्रोफेसर के मेंटर पर डिस्कस करते हैं जिसने आर्कियोलॉजी और मेडिसिन में डबल डिग्री ली थी। निंग जियांग से कहता है कि उसका आर्म ठीक हो रहा है और वे डिस्कस करते हैं कि क्या सैवेजेस उन्हें अपने शेल्टर में ले जा रहे हैं। जियांग कहता है कि उसने मैप चेक किया और विलेजर का प्लेस उसी रास्ते पर है जिस पर वे जा रहे हैं। वह फिर निंग से विस्पर करता है कि जब टाइम सही होगा वे साथ में भाग जाएंगे। फैटी प्रोफेसर से पूछता है कि यह कैसे पॉसिबल है कि मेंटर यहाँ आया जब वह बहुत पहले मर गया था। प्रोफेसर कहता है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने डेथ से पहले बहुत लंबे टाइम तक फ्रांस नहीं छोड़ा, और वह यह इसलिए जानता है क्योंकि वह लगभग हर दिन उसके साइड में था। ट्रेसी कहती है कि वह ज्यादा वरी न करे और टास्क पर फोकस करे। जब वे सैवेज प्लेस पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। फैटी कहता है कि वह डर रहा है, लेकिन इशिगाकी कहता है कि कीप स्माइलिंग और नॉर्मल एक्ट करो। सैवेजेस का लीडर उन्हें कहता है कि अगर वे अपने फादर को हील करने में सफल हो जाते हैं तो वे जा सकते हैं, नहीं तो वे उनके पूरे विलेज को खा लेंगे। जिन और प्रोफेसर लीडर के पीछे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसे देखता है ही स्टार्ट्स कर्सिंग कि कैसे एक वुमन उनके फादर को हील कर सकती है और वह उसे मार देगी। प्रोफेसर उसे बताता है कि गूलिन में मेल सुपीरियोरिटी पर स्ट्रॉन्ग परसेप्शन था और विमेन को कुछ और करने से मना किया गया था सिवाय हाउसवाइफ का रोल निभाने के। प्रोफेसर लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि केवल जिन ही उसके एल्डर सन को क्योर कर सकती है, लेकिन वह विश्वास नहीं करता और उन्हें थ्रेटन करता है। तभी एक और सैवेज आता है जिसके पास केवल एक हाथ है और वह लीडर से कुछ कहता है।
प्रोफेसर ट्रांसलेट करता है कि वह लीडर से कह रहा है कि जिन को एक चांस दिया जाए, तो वे आखिरकार अंदर जाते हैं और कई सैवेजेस को रेस्ट करते हुए देखते हैं। राइट प्रोफेसर से कहता है कि ओल्ड गाय उनकी लैंग्वेज लीडर से बेटर बोलता था। प्रोफेसर उसे शट अप और क्वाइट रहने को कहता है क्योंकि वे चीफ के पास आते हैं। काफी टाइम तक एग्जामिन करने के बाद जिन फाइनली डायग्नोज करती है कि चीफ को मलेरिया है और ग्रुप को बताती है कि मलेरिया वाले लोग वेरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि एमनीजिया से सफर कर सकते हैं। इशिगाकी पूछता है कि ट्रीटमेंट क्या है और वह बताती है कि ट्रीटमेंट सिंपल है, उन्हें उसे हाइड्रेटेड रखना होगा, क्विनाइन ओरली देना है जिसे वे सेंटोना ट्री से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसकी छाल क्विनाइन एक्सट्रैक्शन का मेन रॉ मटेरियल है। इशिगाकी कहता है कि यह ट्री यूजुअली डार्क और ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट एरियाज में उगती है। चूंकि वे साउथ अमेरिका में हैं, इसीलिए यह रेन फॉरेस्ट उनके पास होना चाहिए। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि चीफ ने एग्री किया है कि 3 लोगों को फॉरेस्ट में हर्ब्स खोजने भेजा जाएगा, जबकि बाकी यहाँ होस्टेज के रूप में रहेंगे और अगर वे कोई मेडिसिन लेकर कल सनराइज से पहले वापस नहीं आते तो बाकियों को मार दिया जाएगा। वे डिस्कस करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि जिन डेफिनेटली 3 में से एक होनी चाहिए क्योंकि केवल वही आइडेंटिफाई कर सकती है। नेक्स्ट ट्रेसी उसके साथ जाएगी उसे सेफ रखने के लिए और तीसरा आंड्रे होगा जो जियांग से उसका नाइफ मांगता है। निंग कहता है कि नाइफ दे दो क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी और वह अग्री होकर नाइफ आंड्रे को दे देता है। बाद में निंग जियांग से पूछता है कि क्या तीनों ठीक रहेंगे, लेकिन वे बस कहता है कि उसे नहीं पता और गॉड से प्रे करता है। प्रोफेसर और इंस्क्रिप्शंस देखता है और कहता है कि ये सैवेजेस गुलेन नागा को अपने गॉड के रूप में वर्शिप करते थे और हर बार जब मलेरिया का बड़ा आउटब्रेक होता था वे हेल्पलेस और मौत के डर में जीते थे। वे इसे कर्स ऑफ गॉड्स कहते थे और जब ऐसा होता था तो वे इन्फेक्टेड लोगों को ऑल्टर पर गुलेन के ऑफरिंग्स के रूप में लाते थे। लेकिन 10 साल पहले एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ने इन लोगों को मारा और ट्रैप कर दिया। वे सब किसी वॉल्केनो में वैनिश हो गए जब तक कि एक दिन वो वन आइड गाय, जिसे वे प्रोफेसर का मास्टर मानते हैं, माउंटेन से जिंदा बाहर नहीं आया। उसने गुलेन को जाना और उन्हें क्योर भी किया। इसीलिए जब सैवेजेस ने देखा कि उनमें से कोई लैंग्वेज बोल सकता है तो उन्होंने उन्हें जिंदा रखा ताकि वे चीफ को क्योर कर सकें। कहा जाता है कि वन आइड मैन ने यहाँ अपनी बाकी जिंदगी बिताई और उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बन गया। इस तरह कुछ सैवेजेस उनकी लैंग्वेज जान पाए और एक दिन वन आइड मैन गायब हो गया जब मिस्टीरियस शिप्स इस लैंड में आए। इस बीच जिन और बाकी लोग रेन के बीच ट्री खोज रहे हैं। आंड्रे पूछता है कि यह कैसा दिखता है और जिन डिस्क्राइब करती है कि यह सिर्फ 5 से 15 मीटर हाइट में होना चाहिए और दूर से यह स्पेशल दिखता है। ग्रीन और रेड का मिक्स नजर आता है। सडनली जिन चिल्लाती है कि उसने एक फाउंड किया और वे उसके पीछे जाते हैं। इस बीच प्रोफेसर बताता है कि पॉसिबल है कि उसका मेंटर डेड नहीं है और इशिगाकी पूछता है कि यह कैसे पॉसिबल है क्योंकि वह उसके फ्यूनरल में गया था। प्रोफेसर कहता है कि आर्कियोलॉजी वर्क में बहुत पैसा और नेशन का सपोर्ट चाहिए और गुलेन इतना फेमस नहीं था, इसलिए रिसर्च डिसरप्ट हो गया जब तक कि एक दिन उसके मेंटर ने प्रोजेक्ट रीओपन नहीं किया। और जब उसने पूछा कि प्रोजेक्ट को किसने फंड किया, उसके मेंटर ने कहा कि ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अग्रीमेंट पर है और बाकी डिटेल्स सीक्रेट रखी। अग्रीमेंट का एक हिस्सा डेथ के बाद ब्लड डोनेशन था, इसलिए बॉडी को बर्न या बेरी नहीं किया गया और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ले जाया गया। लेकिन अब वह सस्पेक्ट करता है कि उसका मेंटर अलाइव हो सकता है और अपने मेडिसिन नॉलेज से अपनी डेथ को फेक कर सकता है। उसे याद आता है कि मेंटर की डेथ से 2 साल पहले वह उसे विजिट करने गया था और पाया कि उसका डॉग जमीन पर डेड पड़ा था। और जब उसने बताया कि उसे ज्यादा चिंता नहीं लग रही थी, वह डॉग को इंजेक्ट करता है और कहता है कि मॉडर्न मेडिसिन लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकती है क्योंकि डॉग फिर से ठीक दिखाई दे रहा था। उसने उसे बताया था कि वह एक ड्रग पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो डेथ को फेक कर सकता था और जब पूछा गया कि क्यों तो उसने कहा बस मजे के लिए। ये सब सुनकर निंग को एक आइडिया आता है और वह कहता है कि उसके मेंटर की डेथ का जवाब उनकी करंट डिलेमा की है कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया। वह पूछता है कि वह मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन कौन थी जिसने फेक डेथ ड्रग को स्पॉन्सर किया और वे सिविलाइज्ड लोग कौन थे जो उनके पहले यहाँ आए थे और उन्होंने वॉल्केनो में क्या किया। पहले उन्हें चीफ को क्यूर करना होगा ताकि वे इस जगह से निकलकर वोल्कानो जा सकें क्योंकि केवल वहां उन्हें ये सभी आंसर मिल सकते हैं। इस बीच जिन और बाकी लोग मेडिसिन तैयार करने के लिए ट्री की बार्क कलेक्ट करते हैं जब सडनली ट्रेसी आंड्रे के पास गन पॉइंट करके शूट करती है। वह मुड़कर देखता है कि कोई स्ट्रेंज क्रीचर भाग रहा है और वह बताती है कि वह उसे अटैक करने वाला था। जिन चिल्लाती है कि वे देखें कि वह कहां पॉइंट कर रही है और वे देखते हैं कि उनके आसपास और भी मंकी लाइक क्रीचर्स हैं जिनकी रेड आईज हैं। केव में सैवेजेस आते हैं और बाकी लोगों को ले जाते हैं। हालांकि अभी सनराइज नहीं हुई है और फैटी उनसे विनती करता है, कहता है कि जिन और बाकी लोग जल्दी मेडिसिन लेकर लौट आएंगे। जब सैवेजेस उन्हें एग्जीक्यूशन प्लेस पर ले जाते हैं, फैटी डर के मारे रोता है और उसकी पैंट्स भी गीली हो जाती है। प्रोफेसर बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें ब्रेव होना चाहिए क्योंकि ये सैवेजेस ब्रेवरी को वर्शिप करते हैं और कावर्ड्स को मार देंगे। सच में एक सैवेज फैटी को खींचकर एग्जीक्यूशन के लिए ले जाता है, लेकिन लकीली जिन और बाकी लोग वापस आ जाते हैं।
बाद में वे सब अच्छे से खाना खाते हैं और फैटी चिल्लाते हुए उठता है कि वह डेड है। जिन मेडिसिन प्रिपेयर करती है और चीफ को देती है, जो धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। लीडर उसका थैंक्स करता है और कहता है कि वह उन्हें क्योर सिखाएगी ताकि उन्हें किसी ह्यूमन को सैक्रिफाइस न करना पड़े। इसके बाद ओल्ड मैन उसका धन्यवाद करता है, कहता है कि वन आइड मैन ने कभी क्योर नहीं सिखाया, लेकिन वे बहुत अच्छी है। वह फिर उसे यहाँ से माउंटेन तक के एग्जिट राउट के बारे में बताता है। वह उससे वुड्स में मंकी लाइक क्रीचर्स के बारे में पूछती है और वह बताता है कि उन्हें सिविलाइज्ड लोग जो उनके पहले आए थे रिलीज किया था। वह बताता है कि अगर उन्हें उन मंकीज ने काट लिया तो वे भी उन जैसी हो जाएंगे। बाद में वो यह सब बाकी ग्रुप को बताती है और प्रोफेसर कहता है कि ये किसी भी साइंस से परे है जिसे उसने देखा या सुना है। निंग सुझाव देता है कि ये मंकीज शायद इमॉर्टैलिटी बनाने के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा हो सकते हैं। प्रोफेसर अपने मेंटर की स्किल्स से शॉक्ड और बिट्रेड महसूस करता है। इशिगाकी उसे कंफर्ट करता है। सब लोग तय करते हैं कि वे माउंटेन को चेक करेंगे ताकि जल्दी आंसर मिल सके। अगले दिन जियांग सैवेजेस के साथ फिशिंग करता है और एक टाइनी फिश पकड़ने में सफल होता है, जबकि जिन ओल्ड मैन को कोल्ड और कॉफ क्योर करना सिखाती है। जियांग देखता है कि ओल्ड मैन स्मोकिंग कर रहा है और पाइप मांगता है, लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि ये उसके लिए बहुत स्ट्रांग हो सकता है। सच में एक सुट्टा लेने के बाद वो बेहोश हो जाता है और क्यूट लड़कियों का सपना देखने लगता है। ओल्ड मैन हंसता है और कहता है कि वह रात में जाग जाएगा। बाद में वे सब सैवेजेस की फेस्टिविटीज में शामिल होते हैं और मजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वाइन पीते हैं उन्हें हैरानी होती है कि यह बहुत स्ट्रांग और हॉट है। जिन एक SIP में ही ड्रंक हो जाती है और लीडर हंसता है, कहता है कि वे सब मजे करें। इशिगाकी उससे पूछता है कि क्या वह गाइड अरेंज कर सकता है ताकि वे कल वोल्केनो एक्सप्लोर कर सकें, और ओल्ड मैन अपनी सर्विस ऑफर करता है। आंड्रे देखता है कि सैवेजेस आर्चरी मैच कर रहे हैं और वह भी पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लेता है। लीडर उसे एक आंखों वाले आदमी का क्रॉसबो का ऑफर देता है अगर वह जीतता है, और अगर नहीं जीतता तो वह उसकी हट मांगता है। मैच शुरू होता है और लीडर पहले जाता है। लॉक पर परफेक्टली एम करता है। एंड्रे अगला जाता है और शुरू करने से पहले वह अपनी हैट निकालता है जिसके नीचे लंबा लेडी लाइक हेयर दिखाई देता है और वह लीडर को दे देता है, कहकर कि कोई भी जीते वो यह ले सकता है। फिर वह क्रॉसबो से शूट करता है और आसानी से लीडर के एरो को पियर्स कर देता है। क्रॉसबो जीत जाता है। वह फिर अपनी पॉकेट से दूसरी हैट निकालता है और पहन लेता है ताकि उसका हेयर छुप जाए। रात में जांग आखिरकार उठता है और बाहर जाता है। ये देखने की सभी मजे कर रहे हैं। सडनली वो एक नॉइज सुनता है और उसके पीछे जाता है, ये देखने की ज़ॉम्बी मंकीज एक सैवेज को हर्ट कर रहे हैं। वह हेल्प के लिए चिल्लाता है और निंग टाइम पर पहुंचता है और वार्निंग देता है कि मंकीज उसे एम कर रहे हैं। लीडर और आंड्रे भी पहुंचते हैं और उन मंकीज को अपने एरोज से शूट करते हैं। जब जिन इंजर्ड सैवेज की हेल्प करने जाती है, ओल्ड मैन रोकता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वह जल्दी ही उन मंकीज में बदल जाएगा। लीडर इंजर्ड सैवेज का बॉडी उठाता है और उसे डिसमेंबर करने जाता है बरी करने से पहले, ताकि अगर वह ज़ॉम्बी मंकी में बदल भी जाए तो बाहर नहीं आ पाए। लेकिन इससे पहले कि लीडर ऐसा कर सके, इंजर्ड सैवेज जाग जाता है और उसके हाथ को काटकर भाग जाता है। जब बाकी लोग दौड़ते हुए आते हैं और उसके हाथ के बारे में पूछते हैं, वह बताता है कि वह गिर गया था और चोट लग गई। बाकी सैवेजेस इंजर्ड की खोज करते हैं, जबकि जिन लीडर के हाथ पर बैंडेज लगाती है। वह कहती है कि घाव नाइफ वुंड जैसी लग रही है, न कि स्क्रैच, और वह नजरें हटा लेता है। इशिगाकी कहता है कि उन्हें जल्द ही वोल्केनो के लिए निकलना चाहिए और बताता है कि उसने आंड्रे के साथ मिलकर हफ्ते भर के लिए इनफ फूड कलेक्ट कर लिया है। निंग ओल्ड मैन से पूछता है कि उनके अलावा कोई और था जिसे ज़ॉम्बी मंकीज ने हर्ट किया, और वो बताता है कि बाकी सब मर गए, जिसमें उसका बेटा भी शामिल है। वह भी इन्फेक्टेड था, लेकिन वन आइड मैन ने उसका हाथ तुरंत काट दिया। इससे पहले कि वह बदलता, यही कारण है कि वह अभी जिंदा है। अगले दिन ग्रुप सैवेजेस को थैंक्स करता है क्योंकि वे वोल्केनो के लिए निकलने वाले थे, और ओल्ड मैन माफी मांगता है कि वह अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग साथ नहीं जा सकता। वे एक बस्लिंग साउंड सुनते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। ओल्ड मैन बताता है कि आज नया चीफ चुना जा रहा है और उन्हें ज्वाइन करने का इनवाइट देता है, लेकिन जब वे हेजिटेट करते हैं, वह क्रीपी हो जाता है और उन्हें कोई चॉइस नहीं देता। सेरेमोनी में वे देखते हैं कि एक्स चीफ खुद को छुरा घोंपकर अपने ब्लड का बोल कलेक्ट कर रहा है और लीडर इसे पीकर नया लीडर बन जाता है। सडनली ओल्ड मैन पागलों की तरह हंसता है, कहता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी मंकी का ऑर्गन खा ले तो इन्फेक्शन तेजी से फैलती है और वे तुरंत बदल जाते हैं। वह खुलासा करता है कि लीडर ही था जिसने उसके बेटे के साथ ये किया और अब उसने रिवेंज लिया लीडर को वही देने में। सच में लीडर तुरंत बदल जाता है और ज़ॉम्बी मंकी बन जाता है। सभी पैनिक में भागते हैं, जबकि ओल्ड मैन साइको की तरह हंसता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फैटी और प्रोफेसर फॉरेस्ट की ओर भागते हैं, थकावट में हेविली पैंट करते हुए। वे सोचते हैं कि बाकी लोगों का क्या हुआ, क्योंकि पैनिक में सब अलग हो गए। प्रोफेसर कहता है कि अगर वे वोल्केनो की ओर जाए तो शायद उन्हें मिल जाए। सडनली वे एक नॉइज सुनते हैं और डर के मारे स्टिफ हो जाते हैं, लेकिन यह केवल नाम था। वे सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं और फुटस्टेप्स सुनते हैं, इसलिए वे झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। वे देखते हैं कि जिन यहाँ भाग रही है
और वे उससे मिलने वाले थे, लेकिन वह एक्सीडेंटली रोप्स पर ट्रिप कर जाती है और सैवेजेस जल्दी ही पीछे आ जाते हैं। सैवेजेस अग्री करते हैं कि वे उसे नहीं मारेंगे क्योंकि उसने उनकी हेल्प की थी। लीडर के ऑर्डर्स के बावजूद वे उसे वोल्केनो की डायरेक्शन दिखाते हैं और जल्दी जाने के लिए कहते हैं। तीनों अपने हाइडआउट से बाहर तब तक नहीं निकलते क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि सैवेजेस उन्हें जिन की तरह छोड़ देंगे। सैवेजेस के जाने के बाद वे बाहर आते हैं और देखते हैं एक स्मॉल मैप जिस पर वोल्केनो का रूट है और डिस्कस करते हैं। बाद में वे किनारे पर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि रात वहीं बिताएंगे क्योंकि सैवेजेस वहां नहीं आएंगे। जैसे ही वे बैठकर डिस्कस करते हैं, सडनली निंग को कुछ पास्ट से याद आता है। उसे कुछ लोगों ने शिप से फेंक दिया था और एक आदमी उसे वापस आने और उसे बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। जब वह बोट पर वापस गया तो लोग जा चुके थे और उसने खुद से अपोलोजाइज किया कि वह उस आदमी को बचा नहीं सका। फैटी और प्रोफेसर कंसर्न होकर पूछते हैं कि क्या हो रहा है। वह होश में आता है और बताता है कि उसे अपनी मेमोरी के कुछ पार्ट्स वापस याद आ रहे हैं। तभी वह शोर की ओर देखता है और ऑब्जर्व करता है कि वह छोटा होता जा रहा है। प्रोफेसर बताता है कि टाइड आ रही है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। जब वे उठते हैं तो क्रोकोडाइल्स देखते हैं और निंग कहता है कि बेस्ट होगा कि टाइड खत्म होने तक वे इंतजार करें। हालांकि फैटी डर जाता है और पैनिक में भागने लगता है, जिससे क्रोकोडाइल्स उसके पीछे आते हैं। वह किसी तरह एस्केप करके फॉरेस्ट की ओर भागता है और एक रोप ढूंढता है। सडनली वह जियांग से टकराता है जो स्मोकिंग कर रहा है और उसे साइलेंस रहने के लिए कहता है। वह फैटी से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं और सच सुनकर वह पिस्ड हो जाता है कि फैटी भाग गया और अपने दोस्तों को छोड़ दिया। तभी एक ग्रुप ज़ॉम्बी मंकीज आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जियांग फैटी से कहता है कि वह किनारे पर वापस जाए, जबकि वह मंकी को वहीं रोकता है। लेकिन उसे भेजने से पहले वह फैटी को धमकाता है कि वह दूसरों की हेल्प करे, खासकर निंग की। मंकीज का सामना करने से पहले फैटी शोर वापस जाता है और प्रोफेसर और निंग को एक ट्री से लटकते हुए पाता है ताकि टाइड और क्रोकोडाइल से बच सकें। निंग उसे कहता है कि रोप पर एक स्टोन बांधे और अगले ट्री पर क्लाइम करे। जब वह क्लाइम करता है, निंग उसे रोप फेंकने और पकड़ने को कहता है। वे रोप के दोनों एंड्स को दोनों ट्रीज से टाई करते हैं और इसका यूज करके क्रॉस करते हैं। प्रोफेसर पहले जाता है लेकिन महसूस करता है कि रोप नीचे खींच रहा है, इसलिए जल्दी करता है और दूसरे साइड पर जंप करता है। निंग रोप पर क्लाइम करता है और क्रॉस करता है, लेकिन क्रोकोडाइल्स उसका पीछा करते हैं और लगभग उसे पकड़ लेते हैं। जब वह नीचे आता है, लकीली जियांग कहीं से आता है और क्रोकोडाइल पर अटैक करता है, लेकिन सभी उसकी आंखों को देखकर रियलाइज करते हैं कि वह भी इन्फेक्टेड है। प्रोफेसर उसका धन्यवाद करता है लेकिन पूछता है कि वह फॉलो न करे, लेकिन निक कहता है कि लैब में एंटीडोट हो सकता है जिससे वे जियांग को ठीक कर सकते हैं क्योंकि वे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। अगले दिन जिन पहले वोल्कानो को देखती है और वहां जाने वाली होती है, लेकिन सडनली पीछे से किसी को देखती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। सभी उसकी चीख सुनते हैं और नॉइज की ओर रश करते हैं, लेकिन यह सिर्फ इशिगाकी और वह दूसरा आदमी है जो अब ग्रीडी पिग्स की तरह खा रहे हैं। ट्रेसी और आंड्रे सीन पर पहुंचते हैं, लेकिन मंकीज भी वहां आ जाते हैं। वे उनसे भागते हैं और लकीली एस्केप कर जाते हैं। हाफते ट्रेसी कहती है कि उसके पास सिर्फ 3 बुलेट्स बची हैं, इसलिए उन्हें केयरफुल रहना होगा। जिन कहती है कि उन्हें वापस जाकर फूड सप्लाई लेनी होगी क्योंकि वोल्केनो डिजर्टेड होगा। इशिगाकी सजेस्ट करता है कि टीम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करे ताकि फूड और सप्लाईज इकट्ठा करने में एफिशिएंसी बनी रहे। वह हर किसी को स्पेसिफिक टास्क असाइन करता है। जिन को हर्ब्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी जाती है जो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। आंड्रे को ग्रुप की सिक्योरिटी इंश्योर करने की जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरे आदमी और ट्रेसी को फूड खोजने का काम सौंपा जाता है। जैसे ही ड्यूटीज असाइन होती हैं, ग्रुप अपने अपने रोल्स कैरी आउट करने के लिए निकलती है। जिन क्वाइटली निंग की सेफ्टी के लिए प्रे करती है, वरीड कि उसे कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जो मीनवाइल कई स्वैम्प से गुजरते हैं जो उसके रास्ते को ब्लॉक करते हैं, और डिसाइड करता है कि पास के क्लिफ पर क्लाइम करना आगे बढ़ने का बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फैटी और प्रोफेसर डिसाइड करते हैं कि वे जियांग से सेफ डिस्टेंस बनाए रखें क्योंकि उन्हें डर है कि वह पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर उन पर अटैक कर सकता है। प्रोफेसर सुझाव करता है कि वे अलग हो जाएं ताकि फर्दर रिस्क से बचा जा सके, लेकिन निंग रिफ्यूज करता है और डिसाइड करता है कि वह जियांग के साथ रहेगा। वे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन याद करता है जो उसने जिन के साथ की थी, जब उसने उससे पूछा था कि स्ट्रेंजर्स की हेल्प करना और प्रॉमिसेस जो उन्होंने एक दूसरे से की थी उसके लिए जियांग भाई जैसा है और उसे पीछे छोड़ना अनथिंकेबल लगता है। अल्टीमेटली प्रोफेसर और फैटी अग्री करते हैं कि साथ रहें क्योंकि अकेले ट्रैवल करना इन टेरिबल सर्कमस्टांसेस में बहुत रिस्की लगता है। मीनवाइल आंड्रे जिन से पूछता है कि उसने स्वैम्प कैसे क्रॉस किया और वह एक्सप्लेन करती है कि जब उसने स्वैम्प में कदम रखा तो सैवेजेस आए और स्टोन्स फेंककर उसे सेफ पाथ पर गाइड किया। वह उसकी स्टोरी पर हंसता है, इसे अम्यूजिंग और समवट अनबिलीवेबल मानता है। जिन फिर आंड्रे और ट्रेसी की ओर टर्न्स करती है और उनके स्वैम्प क्रॉस करने के एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछती है। बीइंग अ सीजन्ड सोल्जर, आंड्रे एक्सप्लेन करता है कि उसके लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि उसने कॉम्बैट मिशंस के दौरान सिमिलर चैलेंजेस का सामना किया था। बीइंग अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, इशिगाकी शेयर करता है कि उसने वुडन बोर्ड्स और ट्री वाइन्स का यूज करके मेकशिफ्ट स्काईबोर्ड बनाया जिससे उसे आसानी से क्रॉस करने में हेल्प मिली।
जैसे ही ग्रुप ने कलेक्ट किए गए फूड और हर्ब्स इकट्ठा किए, दूसरा आदमी पॉइंट करता है कि एंड्रे शायद ट्रेसी के लिए फीलिंग्स रखता है, जो स्केप्टिकल है और बिलीव नहीं करती। लेकिन दूसरा आदमी इंसिस्ट करता है और पॉइंट करता है कि एंड्रे मंकी अटैक के दौरान उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रास्ते से हट गया। इस खुलासे से सरप्राइज होकर वह सालों पहले का एक मिशन याद करती है, जब वह इंटरपोल ऑपरेशन का हिस्सा थी और एक मल्टीनेशनल ड्रग कार्टेल उसका टारगेट था। मिशन के दौरान वह एम्बुश्ड हुई और उसे एक एरिक इवानोव नाम के रशियन मर्सनरी को मारना पड़ा। इशिगाकी फिर पॉइंट करता है कि एंड्रे का लास्ट नेम भी इवानोव है, जिससे ट्रेसी की सस्पिशंस बढ़ जाती हैं और वह सोचती है कि शायद एंड्रे का एरिक से कोई रिलेशन हो। वह सोचती है कि विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि एंड्रे की स्किल्स और एबिलिटीज कुछ ऐसी हैं जिन्हें वह अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। मीनवाइल दूसरा ग्रुप क्लिफ पर क्लाइंब करता है और वोल्केनो की ओर बढ़ता है। निंग अब भी जिन के बारे में वरीड है, क्योंकि उसने उसकी पहले स्क्रीम सुनी थी और उसकी सेफ्टी के लिए प्रे करता है। रास्ते में वे फूड बैग पड़ा हुआ पाते हैं जिसे एंड्रे और ट्रेसी पीछे छोड़ गए थे। यह डिस्कवरी उसे सस्पेक्ट कराती है कि आगे डेंजर हो सकता है और वह मेंशन करता है कि उसने स्वैम्प में पहले गन शॉट से सुने थे। फिर वह वोल्केनो की ओर पॉइंट करता है और ग्रुप को जल्दी मूव करने के लिए अर्ज करता है ताकि एंटीडोट्स मिल सकें, क्योंकि वह स्पेशली जियांग के बारे में कंसर्न्ड है और चाहता है कि उसे जल्द से जल्द ट्रीट किया जाए। जैसे ही जिन का ग्रुप वोल्केनो पहुंचता है, वे पाते हैं कि यह इंटेंस हीट लगभग असहनीय है। एंड्रे उन्हें वार्न करता है कि जितना ऊंचा वे क्लाइंब करेंगे उतना ही हीट बढ़ेगी। जिन सजेस्ट करती है कि वे एक ब्रेक लें, रेस्ट करें और पानी पिए। हालांकि रेस्ट के दौरान उन्हें पता चलता है कि इशिगाकी मिसिंग है और उसका नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एंड्रे डिसाइड करता है कि वह उसे अकेले सर्च करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वे दूसरे आदमी की आवाज सुनते हैं जो उन्हें बुला रहा है और वह भी सडनली गायब हो जाता है। ट्रेसी एंड्रे पर सस्पिशियस हो जाती है, जिससे उनके बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। उनका आर्ग्यूमेंट तब इंटरप्टेड होता है जब वे जिन की स्क्रीम सुनते हैं और वे उसकी हेल्प करने के लिए भागते हैं। पाते हैं कि वह क्विक सैंड में फंसी हुई है। वे मैनेज करते हैं उसे बाहर खींचने में और बस सीन से कुछ ही दूरी पर वे इशिगाकी को भी अनकॉन्शियस पाते हैं। दूसरा ग्रुप भी वोल्केनो के पास पहुंचता है और जियांग डिजी और डिसोरिएंटेड फील करने लगता है। ग्रुप के साथ पेस बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करता है। निंग उसे स्ट्रांग रहने के लिए एनकरेज करता है और सजेस्ट करता है कि पास के हॉट वाटर में शावर ले ताकि वह रिकवर कर सके। प्रोफेसर नोटिस करता है कि एरिया में अबंडेंट जियोथर्मल रिसोर्सेज हैं, जो उसे सरप्राइज करता है। हालांकि शावर लेते टाइम प्रोफेसर अनकंट्रोलेबली कांपना शुरू कर देता है डिस्पाइट हीट और उसकी कंडीशन जल्दी वर्स हो जाती है। निंग सस्पेक्ट करता है कि उसे अक्यूट मलेरिया हो सकता है और याद करता है कि जिन के पास ट्रीटमेंट के लिए नेसेसरी हर्ब्स हैं और रिजॉल्व करता है कि वह उसकी ग्रुप को जल्द से जल्द ढूंढे। मीनवाइल जिन अनकॉन्शियस इशिगाकी की केयर कर रही होती है, जबकि ग्रुप के पास फूड सप्लाईज कम हो रही हैं क्योंकि उसने एक्सीडेंटली उनका फूड बॉक्स पानी में गिरा दिया। एंड्रे और ट्रेसी फूड सर्च करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन दूसरा इंसिस्ट करता है कि वह उनके साथ जाएगा। कहता है कि इशिगाकी का अर्लियर एडवाइस था कि ट्रेसी को एंड्रे के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रेसी उसे रियश्योर करती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और एंड्रे के साथ चली जाती है। एल्सवेयर निंग और फैटी पानी में तैरते हुए एक एप्पल देखते हैं, जो उन्हें लगता है कि जिन की ग्रुप को फूड शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ रहा होगा। बाद में ट्रेसी और एंड्रे एक केव के अंदर मैन मेड टनल डिस्कवर करते हैं और उसे फॉलो करके एक क्रॉस वॉक पाते हैं जो शायद एक रिसर्च फैसिलिटी की ओर जाता है। आगे इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं और वे स्प्लिट हो जाते हैं। ट्रेसी एक इलेक्ट्रिक ब्रेकर पाती है, वह उसे ऑन करती है और फैसिलिटी में एंटर करती है। अंदर वह एक अंडरग्राउंड पावर स्टेशन डिस्कवर करती है और सडनली पीछे का डोर बंद हो जाता है और एक कंस्ट्रक्शन व्हीकल में बैठा आदमी उसे अटैक करने आता है। वह हाइड और एस्केप करने में मैनेज करती है, सोचती है कि यह एंड्रे ही अटैक कर रहा है। कमोशन सुनकर फैटी और निंग आवाज के पीछे सीन की ओर जाते हैं। मीनवाइल एंड्रे गनशॉट्स सुनता है और नॉइज की ओर रश करता है, जबकि ट्रेसी अटैकर से फाइट करती रहती है और ट्राई करती है कि उस पर एक शॉट फायर करे। दोनों एक दूसरे को अटैकर समझकर लड़ते हैं और निंग टाइम पर पहुंचता है और उन्हें रोकता है। वह फाइट को रोकता है ये कहते हुए कि अगर दोनों नहीं रुकेंगे तो वह हाथ में रखा फूड वेस्ट कर देगा। अब फूड के इंपॉर्टेंस को समझकर वे आर्ग्यू और अटैक करना बंद कर देते हैं। मीनवाइल जिन इशिगाकी के होश में आने का वेट कर रही है और जब दूसरा आदमी एक्सट्रीमली हंग्री होता है, वह उसे अपना लास्ट एप्पल देती है। कहती है कि उसे इसकी जरूरत उससे ज्यादा है। वह एप्पल का आधा खाता है और बाकी इशिगाकी के लिए बचा देता है। इसे देखकर वह इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वह रियली नाइस गाय है और वह बताता है कि उसके बुद्धिस्ट ग्रैंडफादर ने उसे सिखाया था कि दूसरों के प्रति काइंड होना चाहिए। जल्द ही लिंग और दूसरे लोग फूड के साथ सीन पर पहुंचते हैं। वे इशिगाकी को फीड करते हैं जो अभी भी अनकॉन्शियस है और लिंगजिन को बताता है कि जियांग धीरे धीरे ज़ॉम्बी मंकी में बदल रहा है और प्रोफेसर जो एक्यूट मलेरिया से बीमार लग रहा है। सभी जियांग और वायरस को लेकर वरीड हो जाते हैं। लिंग सजेस्ट करता है कि पहले प्रोफेसर का इलाज किया जाए, लेकिन जिन डिसाइड करती है कि वह उसकी और एंड्रे दोनों पेशेंट्स की हेल्प करेगी। तीनों उस केव की ओर हेड करते हैं जहां पेशेंट्स छोड़े गए थे, लेकिन उन्हें मिसिंग पाते हैं और एंड्रे सजेस्ट करता है कि सर्च के लिए स्प्लिट हो जाए।
कुछ देर बाद उन्हें ज़ांग द्वारा छोड़ा गया एक नाइफ मिलता है और निंग सस्पेक्ट करता है कि पेशेंट्स को एक रिसर्च फैसिलिटी में ले जाया गया है और डिसाइड करता है कि वे फिर से रीग्रुप होकर वहां जाए। केव में ऑफिसर ट्रेसी अपने गन को देखते हुए वरीड लगती है और लिंग ग्रुप को मिसिंग पेशेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करता है और थोड़ी देर बाद इशिगाकी जाग जाता है। जीन बताती है कि वे कहाँ हैं और उसका पल्स चेक करती है। वह प्रॉमिस करता है कि उसकी हेल्प करने के लिए वह एहसान चुकाएगा, लेकिन जिन इंसिस्ट करती है कि वह बस एक गुड टीम प्लेयर बनने की कोशिश कर रही है। वह नोटिस करता है कि लिंग डिफरेंटली बिहेव कर रहा है और अपना पास्ट याद करता है जहां वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद वह महसूस करता है कि टेक्नोलॉजी और वेल्थ उनके करंट सिचुएशन में यूजलेस हैं। ग्रुप एक जियोथर्मल पावर प्लांट पहुंचता है और इसके एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वे रियलाइज करते हैं कि ऐसी फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत होगी और इशिगाकी पॉइंट करता है कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्बर ढूंढना चाहिए, लेकिन अब इसे सर्च करना बहुत डेंजरस होगा। इसके बजाय वे डिसाइड करते हैं कि पहले लैब एक्सप्लोर करें। अंदर वे एक डेड रिसर्चर और सुपर कंप्यूटर्स डिस्कवर करते हैं और वह मैनेज करता है एक में हैक करके लिमिटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके। वह ग्रुप को टास्क्स असाइन करता है। ट्रेसी, जिन और फैटी को बायोकेमिकल एरिया सर्च करने भेजता है। वहां पहुंचकर वे ज़ॉम्बी मॉन्कीजर्स कंटेनर्स में और एक एंटीडोट पाते हैं। हालांकि फैटी डर जाता है और बाहर वेट करता है। मीनवाइल निंग, जियांग और एंड्र एक और सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं और स्पेस सूट्स और मिलिट्री आईडी कार्ड्स पाते हैं। सर्च जारी रखते हुए वे इस डेंजरस इमोर्टैलिटी रिसर्च में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को लेकर वरीड होते हैं। दूसरा आदमी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण अनवेल फील करने लगता है, जो स्ट्रेस से ट्रिगर्ड है, और वह रिकॉल करता है कि सालों पहले बास्केटबॉल गेम में उसने कंट्रोल खो दिया था और डरता है कि यह फिर से हो रहा है। इशिगाकी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वे उस एरिया की ओर जाता है जिसे रेस्तरां मार्क किया गया है। मीनवाइल जिन की टीम एंटीडोट के साथ लौटती है, जबकि निंग का ग्रुप एक रूम पाता है जिसमें स्केलेटन्स रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जैसे वे सडनली ईटिंग के दौरान मर गए हों। एंड्रे बॉडी को चेक करता है और पाता है कि यह अदर डेड बॉडीज जितना ओल्ड नहीं है। निंग डेडमैन की पॉकेट में एक कार्ड पाता है जिससे पता चलता है कि वह रिसर्च फैसिलिटी सुपरवाइजर था जिसका नाम यासु था। वे कार्ड का यूज करके दूसरे डोर्स अनलॉक करते हैं और उसकी पॉकेट में एक नोटबुक पाते हैं, लेकिन पेजेस मिसिंग हैं। सडनली वे किसी को बाहर सुनते हैं और आंड्रे जाकर चेक करता है, जबकि निंग बुक एग्जामिन करता है और लास्ट पेज पर कुछ लिखा हुआ पाता है। मीनवाइल जिन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर डिसअपॉइंटेड है जो ह्यूमंस पर किए गए थे, जबकि एक फिगर उन्हें पीछे के पिलर से देख रहा है। ट्रेसी जिन को बताती है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ पावरफुल मैटर करते हैं और पुअर एक्सप्लॉइट होते हैं। पिलर के पीछे वाला फिगर टीम पर ग्रेनेड फेंकता है। ट्रेसी और दूसरे ब्लास्ट से बचने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं। ट्रेसी जिन और फैटी को स्टेयर्स के नीचे हाइड करती है और वॉर्न करती है कि कोई उन्हें मारना चाहता है। वह सस्पेक्ट करती है कि अटैक के पीछे आंड्रे है, लेकिन बाकी लोग डिसएग्री करते हैं। वह उन्हें एक डोर दिखाती है और समझाती है कि कैसे वे एस्केप कर सकते हैं, जबकि वह उन्हें कवर करती है। फैटी, जिसके पास एक्सेस कार्ड है, डिसाइड करता है कि वह पहले भागेगा भले ही डेंजर हो। वह अपनी हिम्मत जुटाता है और दौड़ना शुरू करता है, लेकिन एक एरो उसके नेक में लग जाता है। वे डोर तक पहुंचता है और इसे खोलता है ताकि दूसरे लोग भी पार कर सकें। जैसे ही लेडीज एस्केप करती हैं, एक और ग्रेनेड उस पर फेंका जाता है जिससे एक्सप्लोजन में उसकी मौत हो जाती है। जिन उसके लिए रोती है, लेकिन ट्रेसी उसे खींचती है ताकि वे आगे बढ़ सकें। वे एक और रूम में हाइड करते हैं, लेकिन मिस्टीरियस मैन उन्हें फॉलो करता रहता है। दोनों एक वॉशरूम में छिपते हैं जब टॉक्सिक गैस लीक होने लगती है और वे डोर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बाहर से लॉक्ड होता है। गैस सहन न कर पाने के कारण वे अनकॉन्शियस हो जाते हैं और मिस्टीरियस फिगर उन्हें ले जाता है। मीनवाइल फैटी और दूसरा आदमी कंट्रोल रूम पहुंचते हैं और इशिगाकी से सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। वह बताता है कि अटैक्स के पीछे आंड्रे है और वह अनकॉन्शियस लेडीज को ट्रॉली में ले जा रहा है। इशिगाकी बिलीव करता है कि आंड्रे बिना कैप्चर्ड हुए काम कर रहा है और मॉनिटर पर वे देखते हैं कि वह कंट्रोल में है। निंग डिसाइड करता है कि उन्हें पहले आंड्रे का लोकेशन ढूंढना चाहिए। वह नोटबुक में कुछ नंबर्स इशिगाकी को देता है, जो बिलीव करता है कि ये सुपर कंप्यूटर के पासवर्ड्स हो सकते हैं। वह नंबर्स एंटर करता है और पहले इनएक्सेसिबल एरियाज अनलॉक हो जाते हैं। सडनली ग्राउंड से एक स्कैन आता है जिसमें सेकंड लेवल ऑथेंटिकेशन के लिए हैंड स्कैन की जरूरत होती है। सुपरवाइजर की हैंडप्रिंट जरूरी है एक्सेस ग्रांट करने के लिए, और अगर वे इसे स्कैन नहीं करते हैं तो सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। दूसरा आदमी पैनिक करता है, लेकिन निंग उसे एक प्लान बताता है। वह उसे कहता है कि वह कैफेटेरिया तक दौड़े और सुपरवाइजर की बॉडी लाए, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को यह डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन वह एथलीट होने के कारण वह टाइम में पहुंच सकता है। दूसरा आदमी रनिंग के दौरान न्यूमरस चैलेंजेस का सामना करता है, लेकिन निंग और इशिगाकी के एनकरेजमेंट के बाद वह आगे बढ़ता है। कैफेटेरिया में वह स्ट्रगल करता है, लेकिन फाइनली सुपरवाइजर की बॉडी उठाकर कंट्रोल रूम की ओर दौड़ता है। वहां वह आंड्रे को अपने रास्ते में खड़ा देखता है, लेकिन रुकता नहीं और टाइम रहते स्कैनर पर हाथ रख देता है। और एनिमे यही खत्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।